अच्छा फटाफट देख लो। मैं एक बार इस वीक आपका क्या, एक तो है एनॉर्बिन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। एक आपका हो गया आज सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। लेट मी चेक कहां गया। इसके अलावा आपका है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट, ओके। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक्चुअली है नहीं, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपको खुद करना पड़ेगा। मैं आपको उसके नोट्स दे दूंगी, नोट्स ले लेना, लेकिन आपको पढ़ना खुद पड़ेगा, ठीक है। उसमें कुछ ऐसा बहुत डिफिकल्ट नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगा, आपको उसमें बस याद करना ज्यादा। तो वो चैप्टर मैंने रखा नहीं था रिवीजन, ओके। यस मैम। तो रेस्पिरेशन, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, गुड। ओके कॉकरोच एंड फ्रॉग, बिकॉज एक लेक्चर मिस हुआ है मेरा, तो कॉकरोच एंड फ्रॉग आई ट्राई कि अगर मैं उसको लेक्चर को रिकॉर्ड करके आपको दे दूं तो चलेगा आपको? यो मैम। ठीक है बेटा, तो कॉकरोच एंड फ्रॉग में रिकॉर्डिंग दे दूंगी, लेकिन कॉकरोच एंड फ्रॉग इग्नोर नहीं करना है। मतलब 2 घंटे का लेक्चर होगा, तुम फास्ट स्पीड में सुनोगे तो तुमको 1.5 घंटे का पड़ेगा। लेकिन वो करके था ना, उसमें से एक 4 नंबर क्वेश्चन कंफर्म आएगा, पक्का है 4 मार्क का, ओके। मैं एनाटॉमी आपको रिकॉर्डिंग में इसलिए नहीं देना चाहती क्योंकि एनाटॉमी थोड़ी डिफिकल्ट है, तो हो सकता है बीच में कहीं फंसो, तो आप मेरे से पूछ नहीं पाओगे रिकॉर्डिंग में। फ्रॉग एंड कॉकरोच में फंसोगे नहीं, क्योंकि वो स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन है, ज्यादा से ज्यादा एक आध में फंस सकते हो, पर वो तुम मुझसे पूछ ही लोगे। तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग दे दूंगी, मैंने रिकॉर्ड नहीं करा, मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगी बेटा, वो देख लेना, राइट। एंड उसके बाद आपका वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीक का हमारा यही चैलेंज है कि हमें बेसिकली अपना एनसीईआरटी, सॉरी अपना बॉटनी का पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा, है ना? यो मैम। दैट्स गुड यार, गुड गुड गुड, ओके चलो स्टार्ट करूं? यस यो मैम। शेयरिंग मैम दिख रहा है आपको? यस मैम। यो मैम। ओके सो सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसमें डिफिकल्ट पता है क्या है? टॉपिक आसान है, टॉपिक आपको याद आ जाएगा। डिफिकल्ट ये कि कुछ लाइंस है जो इग्नोर हो जाती है क्योंकि इसमें बहुत सारी थ्योरी है, ठीक है। अब बोल विशाल। मैम आपने फैमिलीज नहीं पढ़ानी है? बेटा फैमिलीज अभी एक एक दिन रखा है ना मैंने बॉटनी की रिवीजन का, क्योंकि एक साथ मॉर्फोलॉजी के साथ फैमिली का टाइम तो बचा नहीं था, तो मैं उस दिन कराऊंगा, ठीक है। टाइम टेबल देख लो आ जाएगा, फैमिली को कराऊंगी यार मैं, उससे भी एक क्वेश्चन तो आता ही है, राइट। तो इस चैप्टर में फंसोगे कहाँ? ऐसा नहीं कि तुमको समझ नहीं आएगा इस चैप्टर में, जब लास्ट में जाओगे ना फिब्रे पिल्ला साइटोस्केलेटन, एक तो तुम वहां फंसोगे साइटोस्केलेटन और क्रोमोसोम वाले पार्ट में, दूसरा इस चैप्टर में इतनी सारी थ्योरी है तो स्किप हो जाती है कि एग्जैक्टली किस पे टेंशन पे करनी है, ठीक है। तो एक बार इसको गो थ्रू कर लेते हैं। तो सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ खोल लिया आपने, सबसे पहले आपसे सेल के बारे में पूछते हैं, तो वो कहते हैं कोई भी सेल हम क्या कहेंगे कि व्हाट इज अ सेल? सेल इज समथिंग कि एटलीस्ट वो एक ऑर्गेनिज्म बनाता है, मतलब एक अकेला सेल भी एक ऑर्गेनिज्म के बराबर है, ठीक है। तो उसके साथ 2 लाइनें लिखी है, दैट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है? वो कैपेबल है कि वो अकेला रह सकता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। एनवायरमेंट में बैक्टीरिया है ना, अकेला मस्त रह रहा है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। दूसरा, उसके एक सेल की बॉडी में सारे एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म होते हैं। बैक्टीरिया की एक सेल की बॉडी है, लेकिन उसमें सारे एसेंशियल फंक्शन जो उसके सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट वो परफॉर्म होते हैं। तो ये 2 लाइनें हैं जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैपेबल है इन दोनों चीजों के लिए, इसलिए कहते हैं एटलीस्ट वो एक सेल तो समझे। मैम आपकी वॉइस के बहुत ब्रेक हो रही है। यस और मैम स्क्रीन शो भी नहीं हो रही। मैम स्क्रीन यस मैम। मैम मुझे हो रही है स्क्रीन हो रही है मैम शो। मैम ब्लैंक हो गया। अभी तो मैंने स्क्रीन ऑफ कर दी बच्चा, तो ब्लैंक, रुक जाओ, कोई बात नहीं। आया? यस अभी मैम। यो मैम। शेयर कर रही हूँ, अभी दिखा तुमको? यस मैम। यस मैम। यो मैम। आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। देख बेटा, मैं ये कह रही थी कि व्हाट इज अ सेल, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम ऐसे बोलेंगे कि सेल, एक सेल का मतलब है कि वो अकेला सेल जो है ना वो अपने आप को सर्वाइव करवा सकता है। तो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब एक सेल का ऑर्गेनिज्म, तो ये सेल को ना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या क्वालिटी होती है एक सेल में कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर पाए, जैसे बैक्टीरिया है अकेला रह सकता है एनवायरमेंट में,
और इसेंशियल बॉडी के फंक्शन परफॉर्म कर पाए। जैसे बैक्टीरिया के सेल के अंदर ना उसका साइटोप्लाज्म ऐसे ऐसे मूव करता है जिसकी वजह से उसकी बॉडी में तकरीबन फंक्शन हो जाते हैं, राइट। तो ये दो लाइंस है जिसको आप अंडरलाइन कर लो कि एक सेल के रिगार्डिंग अगर लाइन आ सकती है तो ये आएगा। और एक और लाइन है कि एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल का स्ट्रक्चर, अगर एक सेल से कम कुछ भी है तो हम उसको लिविंग कंसीडर नहीं करते, ठीक है। और एक सेल का मतलब है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो एटलीस्ट हो और अंदर साइटोप्लाज्म तो हो और उसमें राइबोसोम तो, आप कहते हैं ये एक सेल, सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म हो तब हम उसको कहते हैं कि ये एक सेल है। समझ आया? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब उसकी डिस्कवरी बोल रहे हैं। देखो सबसे पहले जो लिविंग सेल देखा गया था वो देखा था एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक, सबसे पहले ये साइंटिस्ट, एनसीईआरटी के साइंटिस्ट बता रही हूँ मैं। रॉबर्ट ब्राउन, देखो ब्राउन कलर है ना, दो नाम है, एक होता है रॉबर्ट हुक, लिख देती हूँ। देखो सबसे पहले जो साइंटिस्ट है वो है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले क्या देखा था? सो फर्स्ट डेड सेल। इन्होंने डेड ट्रैकिड्स के सेल देखे थे जो डेड थे, तो किसी काम के तो थे नहीं, ठीक है। तो पहले साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक, तो इन्होंने हुक लगा दिया कि यार अब सेल को पढ़ना है। उसके बाद आए एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने क्या पढ़ा? सबसे पहला लिविंग सेल। इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को माइक्रोस्कोप में देखा क्योंकि इन्होंने खुद ही माइक्रोस्कोप बनाया था। फिर आता है बेटा रॉबर्ट ब्राउन, ब्राउन कलर है ना, कलर्स ब्राउन तो कलर भी होता है? तो बेटा जब भी कोई न्यूक्लियस है ना सेल के अंदर, तो माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं देख सकती, तो उनको इसको स्टेन करना पड़ेगा सैफरन कलर से, तब जाके आपको न्यूक्लियस दिखता है। तो याद रखना रॉबर्ट ब्राउन एक कलर है और ब्राउन वही थे जिन्होंने किसको डिस्कवर किया था? Nucleus. Nucleus. बस ब्राउन और रॉबर्ट हुक में कंफ्यूजन होती है। रॉबर्ट हुक से स्टार्ट हुई है डिस्कवरी और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का करा। इतनी सी बात। अब आता है सेल थ्योरी। बेटा सेल थ्योरी में ना दो कंफ्यूजन रहते, तो बहुत ध्यान से सुनना। देखो 1838 और 1839 दो साइंटिस्ट हैं। सबसे पहले जो साइंटिस्ट है वो है सीधे साधे एकदम सूती कपड़े पहनने वाले बॉटनिस्ट, ऐसे याद करिए, ठीक है। और इन्होंने सिर्फ प्लांट को पढ़ा। मेरी बात ध्यान से सुनना क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन आएगा। उसके बाद 1839 में जो थे वो जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। लेकिन ये थोड़े ज्यादा एडवांस जगह पे रहते थे। ऐसे इमेजिन करो कि ये तो इंग्लैंड रहते थे, तो वहां पे इन्होंने पढ़ा तो एनिमल सेल को है, लेकिन इसने कुछ थ्योरी भी दी है जो प्लांट सेल से रिलेटेड है, ठीक है। तो याद रखेंगे हम कि सबसे पहले बॉटनिस्ट आए थे, फिर जूलॉजिस्ट आए थे। बॉटनी ने सिर्फ प्लांट वाले की बात करी थी, लेकिन जो जूलॉजिस्ट थे उन्होंने एनिमल सेल को पढ़ा था और प्लांट सेल से रिलेटेड भी कोई बात करी थी, ठीक है। क्लियर? ये गलती होगी, बाकी तो तुमको खुद ही पता है। देखो जो 1838 में आए थे बॉटनिस्ट, उनका नाम है मेल्थियस शेल्डन, ठीक है। शेल्डन मुझे कैसे याद है, एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज आती है बिग बैंग थ्योरी, उसमें एक शेल्डन नाम का कैरेक्टर है। तो जब भी मैं शेल्डन सुनती हूँ ना मेरे दिमाग में शेल्डन ही आता है। वो कार्टून वाली टी शर्टें पहनता है और जीनियस है वो, मतलब ऐसे ना उस सीरीज में दिखाया कि ही इज अ जीनियस, तो मेरे दिमाग में शेल्डन आता है कि वो बॉटनिस्ट बन गया। तो इन्होंने क्या एग्जामिन किया था, ये लाइन इंपॉर्टेंट, आपसे पूछ सकते किसने क्या कहा। इन्होंने ऑब्जर्व किया प्लांट्स को, क्योंकि बॉटनिस्ट है, एंड इन्होंने कहा ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स व्हिच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट। इन्होंने कहा प्लांट के बहुत तरीके के सेल्स हैं जो प्लांट के टिश्यू बनाते हैं। तो इस लाइन को अंडरलाइन कर लो, ठीक है। इन्होंने बस इतनी बात की प्लांट सेल के बारे में, एनिमल सेल का जिक्र तक नहीं किया। अब आते हैं हम नेक्स्ट वाले पे जिसका नाम है श्वान। 1839 नेक्स्ट ईयर में इन्होंने, ये जूलॉजिस्ट है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने दो चीजें कही, बेटा ध्यान से सुनना। इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर करी थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसमें डिस्कवर करी इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन? इन द एनिमल सेल। इन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल को पढ़ा और इन्होंने कहा कि हर सेल के बाहर में थिन सी आउटर लेयर है और उसको अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, क्योंकि एनिमल सेल था इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल की बात नहीं कर रहे। पहली चीज उन्होंने ये करी। दूसरी चीज उन्होंने क्या कहा, देखो ध्यान से, पहले लाइन को मैं अंडरलाइन कर दूं, तुम भी कर लो। दूसरी को उन्होंने कहा, देखो बेस्ड ऑन ही स्टडीज ऑन प्लांट टिश्यूज, इन्होंने प्लांट टिश्यू को भी स्टडी करा, ठीक है। तो जूलॉजिस्ट वो थे जिन्होंने प्लांट को भी स्टडी किया था कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज ए यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल। उन्होंने पहले क्या किया, पहले तो इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कवर कर दिया, फिर उन्होंने बोला सेल वॉल यूनिक टू प्लांट है, दूसरी लाइन बोली, ठीक है जी। इस नॉलेज के बेस पे इन्होंने अकेले, बेटा ध्यान से सुनना, अकेले श्वान जो जूलॉजिस्ट है उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी कि द बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। देखो शेल्डन ने क्या कहा था कि प्लांट की बॉडी डिफरेंट काइंड ऑफ
सेल से बनी है जो टिश्यू बनाते हैं। जो जूलॉजिस्ट है उसने कहा कि प्लांट और एनिमल दोनों की बॉडी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बनी है और सेल के प्रोडक्ट से बनी है। समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, लेकिन इन्होंने ये दोनों ने नहीं बताया कि सेल ओरिजिनेट कैसे हुआ, है ना? तो शेल्डन एंड श्वान ने मिलकर सेल थ्योरी को जन्म दिया। पहली लाइन, सेल थ्योरी बनाई किसने थी? शेल्डन एंड श्वान ने। इसको मॉडिफाई किसने किया? रुडोल्फ विल्प्रो ने। तो इन्होंने किया है मॉडिफाई, याद रखना। तो सेल थ्योरी को जन्म दिया था शेल्डन एंड श्वान ने, मॉडिफाई किसने किया था? रुडोल्फ विल्प्रो ने। और हाइपोथेसिस, ये हाइपोथेसिस ग्रीन वाली जो मैंने लिखी है, ये किसने दिया? अकेले श्वान ने। समझ आई? 3 चीजें पढ़ी आपने यहाँ पे, क्लियर है? Yo, ma'am. Yes, ma'am. या जो पहले की सेल होती है उन्हीं से नए सेल का जन्म होता है। दैट इज प्री एग्जिस्ट, न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वन। ये इनकी लाइन है, ओमनीसेलुलर यूनिसेलुलर, विल्प्रो की। और मॉडिफाइड सेल थ्योरी की अगर हम बात करें तो मॉडिफाइड सेल थ्योरी शेल्डन, श्वान और रुडोल्फ विल्प्रो ने दी है। और उसमें 2 लाइनें हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल या सेल के प्रोडक्ट से बने हैं, ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग। Yes, ma'am. Yes, yes, ma'am. ma'am. ये एक बार थ्योरी जरूर पढ़ना बेटा, क्योंकि थ्योरी इंपॉर्टेंट है। मुझे पता नहीं तुम्हें कितनी याद है कितनी नहीं, एक बार पढ़ना जरूर। अब इस थ्योरी के अंदर एक पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, इसके मैंने अंडरलाइन करा है, पर इसको रीड जरूर करना, वहां प्लीज लिख लो। इस चैप्टर से क्वेश्चन पक्का आएगा, आराम से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसे इग्नोर मत करना, पेंसिल रख के अच्छे से पढ़ना, रीड करना है इसे। अच्छा चैप्टर है ये। ना राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बॉडी। देखो सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं ना, राइबोसोम इज एन ऑर्गेनेल जो आपको प्लांट प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल में मिलता है। तो राइबोसोम में मेम्ब्रेन नहीं होती, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। राइबोसोम आर फाउंड नॉट ओनली, अब ये क्वेश्चन है जो आपको समझना है कि राइबोसोम आपको कहाँ मिलते हैं। मैं बात कर रही हूँ यूकैरियोटिक सेल और एक प्रोकैरियोटिक सेल की, ठीक है? दोनों के साइटोप्लाज्म में राइबोसोम मिलेंगे। Yo, ma'am. Yes, ma'am. तो लोकेशन क्या है? एक तो साइटोप्लाज्म, इसके अलावा जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें आपको कहाँ मिलेगा? ये Mitochondrial chloroplast. माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। शाबाश, ठीक है? तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलेगा और ये आपको क्लोरोप्लास्ट में मिलेगा, ठीक है? एक और चीज अब याद रखनी है, देखो यहाँ पे फिर अंडरलाइन क्या किया था, अगर इतना सिंपल था तो क्या है? ये मैंने ये अंडरलाइन किया था कि राइबोसोम विदिन मतलब इनसाइड, आपको 2 ऑर्गेनेल के इनसाइड मिलेगा। किसके इनसाइड मिलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है? तो विदिन वर्ड इनके साथ आया। एक ऑर्गेनेल है जिसके सरफेस पे आपको ये लगा मिलेगा, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो न्यूक्लियस के पास ऐसे नहीं लगा होता एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो Yes, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर लगा होता है ये, ठीक है? तो लाइन वुड बी ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑन, ठीक है? ये लिख लो, ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ आई? तो आपको यूकैरियोटिक सेल में कहाँ मिला? साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर, ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये वर्ड इन्वॉल्व हो जाता है, ये बताना था मुझे। नाउ एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कॉल्ड सेंट्रियोल व्हिच हेल्प विद सेल डिवीजन। तो बेटा ये अभी नीचे भी आएगा, एनिमल सेल और प्लांट सेल की डिफरेंस में। याद रखना सेंट्रियोल आपको सिर्फ एनिमल सेल में मिलता है। सेंट्रियोल क्या था? जब सेल की डिवीजन होते हैं तो यहाँ पे हम सिलेंडर जैसे बनाते हैं ना, ये Yo, ma'am. इसके कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सेंट्रोजोम, और इसके अंदर ये जो सिलेंडर से बने हैं इंडिविजुअली इनको कहते हैं सेंट्रियोल। सिर्फ एनिमल सेल में मिलता है आपको, प्लांट सेल में नहीं। तो प्लांट सेल में कैसे सेल डिवीजन होती है आपको जानना नहीं इसमें, ठीक है? एंस्ट्रम फॉर्मेशन होती है, नहीं जानना। अब देखो एक लाइन, माइकोप्लाज्मा आपको याद है? तो स्मॉलेस्ट सेल हम लोगों ने पढ़ा भी था, Yes, ma'am. इट इज ओनली 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, ठीक है? क्या लिखा है इसने? 0.3 माइक्रोमीटर। आगे जाके अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, तो अपनी कॉपी निकालो। हाँ बोल बेटा, कॉपी निकालो, वहां लिखो माइकोप्लाज्म इक्वल टू 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, और बैक्टीरिया के लिए इसने लिखा है 3 to 5 माइक्रोमीटर। देखो बैक्टीरिया 3 to 5 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट लिखो लार्जर सेल ऑस्ट्रिच होते हैं, तुमको पता ही है। नेक्स्ट लिखिए ह्यूमन आरबीसी 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। डायमीटर की बात करें, ये डेटा इंपॉर्टेंट है, डेटाबेस हमेशा इंपॉर्टेंट। डन? Yes, ma'am. लॉन्गेस्ट सेल है आईपीएफ। अब बता प्रोकैरियोटिक सेल क्या? हाँ बेटा बोल मैम जहाँ पर आपने ये करवाया ना कि एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, मैम यहाँ पे ना मेरी बुक में मैम सेंट्रियोल की जगह सेंट्रोजोम है। सेंट्रियोल से मिलके सेंट्रोजोम बनते हैं बेटा, तो चाहे सेंट्रियोल लिखो चाहे सेंट्रोजोम लिखो, वो एक ही बात हो जाएगी। ये मतलब
हाँ बेटा बोल। क्वेश्चन में मतलब जैसे ऑप्शन में सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम मतलब अलग अलग ऑप्शन में दिए होंगे तो बेटर कौन सा होगा? नहीं फिर देंगे नहीं। अभी रिसेंट जो बुक है, जो रिसेंट वाली बुक है उसमें क्या difference है? एक ही बात है। अभी रिसेंट बुक है किसके पास? यो मैम। क्या लिखा है? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, ठीक है फिर बेटे सेंट्रोसोम को प्रेफरेंस दीजिए। देखिए मैम सेंट्रोसोम, आपकी वॉइस हो ये रही है। सेंट्रोसोम का मैम आपकी सेंट्रोसोम आवाज ब्रेक हो रही है। Yes, ma'am. मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। अब आ रही है? हो रही। यस अब बताओ। मैम आ रही है अब। ये देख बेटा, मैं कह रही हूँ कि ये जो दो सिलेंडर पड़े हैं ना, इनको सेंट्रियोल कहते हैं। जिस जगह ये पड़े होते हैं ना वो डार्क कलर का दिखाई देता है, उसको हम सेंट्रोसोम कहते हैं। टेक्निकली सेंट्रोसोम कुछ नहीं है, सेंट्रियोल के कॉम्बिनेशन से बना है। तो अगर रिसेंट एनसीईआरटी सेंट्रोसोम कह रही है तो इसको प्रेफर कर लेना, लेकिन ये क्वेश्चन आएगा नहीं कि सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम को एक साथ लिखेंगे। ठीक, स्टिल Yes, ma'am. सेंट्रोसोम कह रही है तो आप इसको प्रेफरेंस दे देना। ठीक है बेटे तान्या? यस मैम। चलो बेटा आ जाए। प्रोकैरियोटिक सेल कौन कौन रिप्रेजेंट करते हैं? आपका को पता है प्रोकैरियोटिक सेल मेनली अपने पास बैक्टीरिया है। ब्लू ग्रीन एल्गी दूसरा किसका नाम है? ये ब्लू ग्रीन एल्गी स्टैंड्स फॉर, बैक्टीरिया का। साइनोबैक्टीरिया। हमने करा था बैक्टीरिया से भी जो साइज में छोटे होते दैट इज Mycoplasma. अब हमने पढ़ा था माइकोप्लाज्मा इज नथिंग बट पीपीएलओ। अब यहाँ पर इन्होंने एंड लगा दिया उसके आगे, तो ये कह रहे हैं प्लूरोल्यूमिनल लाइक ऑर्गेनिज्म बहुत तरीके के होते हैं, सिर्फ माइकोप्लाज्मा नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ ये थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, तो कंफ्यूज मत हो, ऐसे इसको सिंपल रखो कि प्रोकैरियोटिक सेल अपन ने बैक्टीरिया पढ़ा है, साइनोबैक्टीरिया पढ़ा है, दोनों बैक्टीरिया ही है ना, इसने अलग अलग लिख दिए। वैसे ही माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ भी ऑलमोस्ट एक ही जैसे ही है, इनको इन्होंने अलग अलग लिख दिया। कंफ्यूज नहीं होना बस, ठीक है? इट जस्ट माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। क्लियर? नाउ इसके बाद हम नीचे आते हैं। देखो ये लाइंस इग्नोर मत करना, जैसे यहाँ पे भी लिखी है ना, बहुत सारी लाइन, अगर मैं अंडरलाइन करती हूँ तो सारी लाइन अंडरलाइन हो जाती, तो लाइन बहुत ध्यान से पढ़ना है इसकी प्लीज। राइट, ये कह रहे हैं सबके पास सेल ऑल, ध्यान से सुनो, ऑल प्रोकैरियोट हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट द माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म के पास क्या नहीं होती? सेल वॉल एब्सेंट। ये हमने पिछले चैप्टर में भी किया है, ठीक है? तो उस चीज का ध्यान रखेंगे। अब एक बार प्लाज्मिड कर लेते हैं कि जो बैक्टीरिया सेल होता है ना उसके अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है। तो प्लाज्मिड के बारे में बताओ क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड, Double strand. सर्कुलर या लीनियर? सर्कुलर। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। Extra chromosome. एसेंशियल नॉन एसेंशियल? नॉन Non-essential. नॉन एसेंशियल, करेक्ट। ठीक है, तो देखो ऊपर जो उन्होंने रीडिंग लिखी थी ना बैक्टीरिया की, कितनी लिखी थी? कितनी बताइए माइक्रोमीटर? 3 to 5. 3 to 5 लिखा है, 1 to 2 माइक्रोमीटर। तो अब क्या आंसर लिख के आओगे बेटा? अगर तो थ्योरी का क्वेश्चन आया तो ऊपर वाले डेटा को रेफर करना, अगर ये डायग्राम की लेबलिंग आ गई तो इस डेटा को रेफर करना। ठीक है, यहाँ पे 0.1 लिखा है, वायरसेस का इससे स्मॉल लिखा है, और टिपिकल यूकेरियोटिक सेल का 10 to 20 माइक्रोमीटर। ये डायग्राम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जाता है, ये डेटा पूछा जाता है चैप्टर से। इसको कर लो, बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाए। डन? चलो Yes, ma'am. हाँ बेटा, देखो अब एक क्वेश्चन आता है इंक्लूजन्स पे। इंक्लूजन बॉडीज नीचे भी आएगा। प्रोकैरियोटिक के पास एक यूनिक चीज है जिसको हम इंक्लूजन बॉडी कह रहे हैं। जैसे मान लो प्रोकैरियोटिक, आवाज आ रही है बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मान लो कोई प्रोकैरियोटिक सेल है, उसके पास बहुत सारे फॉस्फेट ग्रुप थे, उसने ना फॉस्फेट ग्रुप का गुच्छा बना के रख दिया। तो मैं सेल के अंदर जो ये गुच्छा है ना फॉस्फेट ग्रुप का, इसको मैं बोलूंगी ये क्या चीज है? ये इंक्लूजन बॉडी है। तो ऐसी खाने का गुच्छा बना के ना प्रोकैरियोटिक सेल अपने अंदर रख लेते हैं, तो उनको इंक्लूजन बॉडी बोलते हैं। ठीक है, पहली लाइन तो ये, इसको अंडरलाइन करो कि एक यूनिक फीचर है प्रोकैरियोटिक सेल का। और कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है प्रोकैरियोटिक सेल का? मेसोसोम। ठीक है, व्हाट इज अ मेसोसोम? Expansion of plasma membrane. की ओर एक्सटेंड हो जाती है। हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अंदर की तरफ इनफोल्डिंग। तो हमेशा याद रखना अंदर की तरफ की इनफोल्डिंग है ये, और किसकी है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, सेल वॉल की मत कर देना। ठीक है, ये क्या करती है? ये जो इंक्लूजन बॉडीज होती, सॉरी मेसोसोम होते हैं, ये रेस्पिरेशन, डीएनए रेप्लिकेशन सब कामों में मदद करते हैं। ओके, मल्टी फंक्शनल। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका प्रोकैरियोटिक सेल का, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो आगे, यस Yes, ma'am. ज्यादा नहीं, डोंट वरी।
अभी ऑर्गेनाइज स्टार्ट हो जाएंगे ना तो थोड़ा फिर इजी हो जाएगा। देखो अब एक बनता है सेल एनवेलप क्या है। देखो हम बात कर रहे हैं ऑब्वियसली सेल वॉल वाले चीज की, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लांट्स हियर, राइट। सेल वाला चैप्टर हम इसलिए प्लांट्स के साथ भी पढ़ते हैं। तो व्हाट इज अ सेल एनवेलप? सेल एनवेलप एक चीज है जो 3 चीजों से मिलकर बनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया की बात कर रही हूँ मैं, तो ये होगी इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बाहर लगी होगी इसकी सेल वॉल, और इसके बाहर लगी होगी Glycocalyx. ग्लाइकोकैलिक्स। हाँ, और इन तीनों को मैं बुला के क्या बुलाती हूँ? सेल इन्वल्व। Cell. सेल एनवेलप 3 चीजों से बना है। पहला क्वेश्चन बन सकता है सेल एनवेलप किस चीज से बना है, वो तुमने बता दिया। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है ये लेयर्स करती क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ लेयर्स 3 है। ये तीनों लेयर क्या फंक्शन परफॉर्म करती है? दैट ऑल्दो ईच लेयर ऑफ द एनवेलप परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन, हर लेयर का अपना फंक्शन है। ये टुगेदर दे एक्ट एज ए सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। तो टुगेदर ये क्या काम करती है? प्रोटेक्शन का, हाँ, सेल को प्रोटेक्ट करके रखी है, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया, राइट, डन। Yes. अगर स्पेसिफिकली बात करूं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है? सिलेक्टिवली Permeable. ये डिसाइड करती है कौन अंदर जाएगा कौन बाहर जाएगा सेल से। सेल वॉल क्या करती है? स्ट्रक्चर टू सेल, सेल का जो भी शेप एंड स्ट्रक्चर है ना, सेल शेप एंड स्ट्रक्चर जो है वो सेल वॉल डिसाइड करती है। याद रखना, सेल वॉल डिसाइड करेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं कि सेल कैसा दिखता है, राइट। और ग्लाइकोकैलिक्स क्या करती है? एंकरेज टू सबस्ट्रेटम। जैसे मान लो कि पत्थर वत्थर है, उसके ऊपर अगर इसको लगना है तो ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर मदद करती है। जैसे मेरे मान लो मेरे पेट में चला गया बैक्टीरिया, तो ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर मदद करेगी उसको क्लाइम करने के लिए मेरे इंटेस्टाइन के साथ, ओके। यस मैम। Yes. अब बैक्टीरिया जो होते हैं वो 2 तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव, एक होते हैं ग्राम नेगेटिव। ये तो पता है ना हमें? यस मैम। Yes. एक सेकंड। तो अगर ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव, मैं तुमको सिंपली एक पिक दिखा देती हूँ, इससे कंफर्म कर देती हूँ। देखो जो मैं बोलूंगी सिर्फ उतना लिखना है, ठीक है। तुमको दिख रहा है कि ये ग्राम पॉजिटिव है, ये वाला बेटे, ये वाला ग्राम पॉजिटिव है। ये ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल है और ये ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल है। तो बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव कब कहते हैं? अगर वो स्टेन ले ले तो पॉजिटिव, वो स्टेन ना ले तो नेगेटिव। ग्राम क्यों कहते हैं? क्योंकि ग्राम साइंटिस्ट थे जिसने ये स्टेनिंग डिस्कवर की थी बैक्टीरिया को एक तरह से क्लासिफाई करने के लिए। तो अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल देखोगे तो तुमको दिख रहा है टेकोइक एसिड। यस मैम। बेटा फटाफट कॉपी निकाल, पेज पे लिख ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सेल वॉल, और उसके अंदर कुछ मत कर, ये लिख टेकोइक एसिड एंड लिपोटेकोइक एसिड। और तीसरी चीज लिख पेप्टिडोग्लाइकन बिगर। देख कितनी बड़ी पेप्टिडोग्लाइकन है, लिखा? यस मैम। नेक्स्ट आओ, ग्राम नेगेटिव पे लिखो पेप्टिडोग्लाइकन स्मॉल। देखो कितनी पतली सी बीच में लेयर है ना पेप्टिडोग्लाइकन की, और बीच में लेयर है, वहां पे बिल्कुल एक्सटर्नल पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर है, तो ये फर्क हो जाता है, और पतली सी लेयर है। तो याद रखना ये टिकोइक एसिड जो ग्राम पॉजिटिव वाले की है, ठीक, लिख लिया? बनाने मत बैठना, करूँ आगे? यस मैम। तो कैसे आप ग्राम स्टेनिंग करते हो? ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। तो वहां लिखो ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल ग्राम स्टेनिंग, जस्ट 2-3 लाइनें लिखना है। हाँ बेटा बोल। आपने ग्राम नेगेटिव वाले की कौन सी बताई? ग्राम नेगेटिव में पेप्टिडोग्लाइकन की जो लेयर होती है वो स्मॉलर होती है, ये बताया। वो उसमें एसिड्स नहीं होते? नहीं, एसिड जो भी होते हैं तुमको वो याद नहीं रखने हैं उसके, ठीक है। यस मैम। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं ना, लेकिन तुझे याद नहीं रखना, बस याद रखना पेप्टिडोग्लाइकन पतली सी होती है, बिटल में होती है। चलो आगे करो। देखो ग्राम स्टेनिंग का प्रोसेस है। तो सबसे पहले क्रिस्टल वॉलेट। क्रिस्टल वॉलेट में क्या करते हैं, ये सैंपल ले लिया हमने, सैंपल के ऊपर हम क्या डालते हैं? सबसे पहले क्रिस्टल कलर का स्टेन डालते हैं। तो दोनों के दोनों बैक्टीरिया, मान लो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और नेगेटिव बैक्टीरिया भी है, तो दोनों के दोनों बैक्टीरिया स्टेन ले लेंगे। इट्स लाइक आपने कभी वो देखा है व्हाइट कपड़ों पे वो चढ़ाते हैं नील, यस मैम। बस वैसे सही है ये, ठीक है, नील से चढ़ा दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद सेकंड स्टेप में हम फटाफट एक बार करो, कॉपी में लिख लो फटाफट, क्रिस्टल वॉलेट, आयोडीन, अल्कोहल, सेफ्रॉन।
Yes, ma'am. लिखिए सिर्फ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. सुनो बेटा, सबसे पहले क्रिस्टल व्हाइट कलर का तुमने मानो नील सा डाल दिया, नील डाल दिया तो ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया ले लेंगे, दोनों ले लेंगे, उनको क्या प्रॉब्लम है, पॉजिटिव वाले ने भी ले लिया नेगेटिव वाले ने भी ले लिया, दोनों ये कैसे होगी क्रिस्टल वॉलेट वॉलेट कलर के होंगे। सेकंड स्टेप में तुम आयोडीन डालोगे, आयोडीन क्या होता है मॉडरेट का काम करता है, तो आयोडीन ना ये जो वॉलेट कलर है ना इसको सही से ना अटैच करा देगा सेल वॉल के साथ, तो मस्त सेल वॉल के साथ ये अटैच हो गई जो आपका वॉलेट कलर था, ठीक है, तो एकदम पक्का कलर कर दिया, जैसे वो नहीं होता होली पे रंग खेलते हैं, एक टाइम आता है जब रंग इतने ज्यादा गाढ़े होते हैं कि उतरते ही नहीं है चेहरे से, तो ये वही कर रहे हैं, पक्का कर दिया कलर, ठीक है। अब इसके बाद क्या करा तुमने उसको अल्कोहल से ट्रीट किया, अल्कोहल से जब ट्रीट करोगे ना तो जो कलर है वो डीकलराइज हो जाएगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, ठीक है। तो क्या किया मैंने अल्कोहल जैसे ही डाला जितने भी ग्राम नेगेटिव थे वो कैसे हो गए दोबारा से कलरलेस, स्टार्टिंग में दोनों कलरलेस थे ना, तो ये हो गया दोबारा से कलरलेस, लेकिन जो पॉजिटिव था वो अभी भी कैसा रहा वॉयलेट से कलर है ना, उसने कलर नहीं छोड़ा। अब तुम क्या करोगे, अब तुम इसके ऊपर सैफरॉन डालोगे, सैफरॉन इज आपकी क्या होती है केसर, केसरी कलर। अब जब तुम केसर वाला कलर देखो कर डालोगे तो बताओ पॉजिटिव के ऊपर तो ऑलरेडी कलर है ना, तो नया कलर तो ले नहीं पाएगा, तो सैफरॉन का कलर कौन ले लेगा, Negative. नेगेटिव के ऊपर सैफरॉन का कलर आ जाएगा, वाइल पॉजिटिव के ऊपर वायलेट आएगा। तो हमने इसको सैफरॉन से क्यों ट्रीट किया, ताकि हमें स्पेसिफिकली हो जाए कौन सा नेगेटिव बैक्टीरिया है और कौन सा पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। तो इसको कहते हैं ग्राम स्टेनिंग, तो पॉजिटिव में उसको कहूंगी जिसके पास वायलेट कलर रह गया, और नेगेटिव में उसको कहूंगी जो लास्ट में स्टेन होता है, समझ आई। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब क्वेश्चन है कि ऐसे क्यों, क्योंकि इनकी सेल वॉल के कॉम्पोजिशन में फर्क है, समझे। ये जो टेक्योइक एसिड एंड लिपोटेकोइक एसिड्स होते हैं ना ये पहले तो पकड़ते हैं वॉलेट कलर को, लेकिन जैसे अल्कोहल आता है ना तो ये ऊपर से इसे क्लीन भी हो जाता है, देखो ऊपर ऊपर ही तो है, तो जब वॉलेट कलर आया था तो यहाँ आया था, फिर जैसे अल्कोहल आया तो उसने उसको धो दिया तो ये दोबारा से डी कलर हो गए। लेकिन ग्राम नेगेटिव के साथ प्रॉब्लम क्या थी, या मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया मैं, बेटा जब वॉलेट कलर आया ना तो ये इसके ऊपर टिक गया, इसका रीजन ये है कि जो टिकोइक एसिड वगैरह होते हैं ना बीच बीच में जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये कलर को अपनी पोजीशन पे होल्ड करके रखते हैं, प्लस पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर बहुत बड़ी होती है तो यहाँ पर कलर टिक जाता है। लेकिन नेगेटिव वाले के केस में क्या है, देखो एक तो लेयर ही बहुत छोटी है और पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर पे वॉलेट कलर को रखने के लिए कुछ है नहीं, इस वजह से वॉलेट कलर आता है और अल्कोहल के साथ उड़ के भी चला जाता है। तो सेल वॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राम स्टेनिंग, ये लाइन वहां लिख लेंगे। दूसरा क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट, तो ये एंड प्रोडक्ट लिख लो सारी कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आपको ब्लू या पर्पल कलर का स्टेन मिलेगा, ठीक है, इसको वॉलेट भी लिख लो, ब्लू पर्पल या वॉलेट, और ग्राम नेगेटिव वाले में आपको पिंक या रेड कलर का स्टेन मिलेगा जिसे सैफरॉन कहते हैं। समझ आया? Yes, ma'am. इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे इसमें क्योंकि एनसीईआरटी एक्सप्लेन भी नहीं करता ना। डन सबका? ज्यादा स्पीड तो नहीं होगी मेरी, समझ आ रहा है ना, उठ तो नहीं गए? No, ma'am. देख बेटा जो जो ग्लाइकोकाइलिस की आउटर लेयर है ना ये बैक्टीरिया वाली दिख रही है आपको, Yo, ma'am, like. जब ये हार्ड होती है ना तो इसको हम बोलते हैं कैप्सूल, और जब ये थोड़ी सी लूज शीट होती है तब हम इसको बोलते हैं स्लाइम लेयर, मतलब थोड़ी चिकनी चिकनी सी लेयर। बस इसकी अरेंजमेंट है, इट इज लाइक पानी अगर बिल्कुल ही जम गया तो आइस क्यूब बन गई, और अगर थोड़ा थोड़ा जब वो जमना स्टार्ट होता है तो तुम ऐसे उसमें उंगली मारो तो टूट जाता है ना, तो वैसी वाली स्लाइम लेयर, ठीक है। Yo, ma'am. अरे आपको ऊपर सेल वॉल शेप डिसाइड करती है वो यहाँ लिखा भी है। ये लाइन आई थी किसी पीवाईक्यू में कि बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग, बैक्टीरिया बर्स्ट हो जाए, जैसे मैं उसको ऐसे मीडियम में रख लूं कि बाहर सारा मीडियम हाइपोटोनिक है, अंदर हाइपरटोनिक है, या फिर ज्यादा आयंस है, तो पानी अंदर मूव करने लग जाएगा तो ऐसे बैक्टीरिया फट सकता है, तो उसको फटने से कौन रोकता है, सेल वॉल। तो सेल वॉल मेक श्योर करता है कि फट ना जाए या फिर ये एकदम से श्रिंक ना हो जाए। ये क्वेश्चन था पीवाईक्यू का, इसे अंडरलाइन कर लो। मिजोजोम की हमने बात की थी ना, मिजोजोम को यहाँ एक्सप्लेन कर रखा है कि वो वेसिकल की फॉर्म में हो सकते हैं ऐसे मोटे मोटे, तो ट्यूब्यूल की फॉर्म में ट्यूब की तरह भी हो सकते हैं और ऐसे लेमिना की फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है। ये एक्सटेंशन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनटू द सेल, तो इनटू द सेल को अंडरलाइन करो, इनसाइड द सेल लिखा है ना, इनसाइड है, बस ये गलत होता है। और किसकी एक्सटेंशन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ये दो वर्ड गलत हो सकते हैं। अभी क्या काम करते हैं ये आपको इंपॉर्टेंट है। तो मिजोजोम क्या करता है, सबसे पहले
सेल वॉल की फॉर्मेशन कराता है, देख लो। तो सबसे पहला काम है उसकी सेल वॉल की फॉर्मेशन, डीएनए की रेप्लिकेशन, डॉटर सेल का डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ये ऐसे 2 सेल बने हैं ना, तो उसमें कैसे क्रोमोसोम जाएंगे वो भी ये डिसाइड करता है। ये हेल्प करता है रेस्पिरेशन में भी, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम तो है नहीं, किसी भी चीज को बाहर फेंकना उसमें भी यही मदद करता है। और सरफेस एरिया भी इंक्रीज कर देता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एब्जॉर्प्शन के लिए। और इसके बाद बहुत सारे एंजाइम कंटेंट भी होता है। ये 7 चीजें इसके साथ आपको याद रखनी पड़ेगी, बार बार पढ़ ठीक है बेटी। यस मैम। बैक्टीरिया है ना, ये इसके अंदर लिजोसोम है, लेट्स से लिख दो यार लिजोसोम। इसी के साथ कभी कभार ना कलर्ड बॉडी भी अटैच होती है, इनको हम बोलते हैं क्रोमेटोफोर। इनके पास बहुत तरीके के पिगमेंट होते हैं जो हम डिफरेंट एक्टिविटी में काम करते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गया फोटोसिंथेसिस में काम कर देगी। तो क्रोमेटोफोर आर कलर कंटेनिंग पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेल। क्लियर? यो मैम। सेल वॉल होगी इसमें, प्लाज्मा मतलब मेम्ब्रेन बाउंड होगा क्रोमेटोफोर? नो मैम। नहीं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल का पार्ट है। लास्ट चीज इज, अब देखो यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन है। अगर आप मैक्सिमम बुक पढ़ोगे ना, वो आपको कहेगा कि जो बैक्टीरिया होता है उसमें क्या क्या एक्सटेंशन आती है। एक आता है फ्लैजिला, एक आता है फिंगर लाइक सिलिया, एक रिप्रोडक्शन में मदद करता था, दैट वाज पिलाए। पिल्लाई। और एक बिल्कुल ही ऐसे ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे टूथब्रश के ब्रिस्टल्स होते हैं, दैट इज अटैचमेंट में मदद करता है चीजों की ना। अब बात ये आती है ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, सेल वॉल से, या ग्लाइकोकाइलिक्स से। ठीक है, तो देखो ये होते तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट है, लेकिन अब यहाँ पर एक लाइन लिखी है तो वो याद रखिए ना कि जो आपका फ्लैजिला है, स्पेसिफिकली फ्लैजिला, वो एक्सटेंशन है किसकी? सेल वॉल की। तो फ्लैजिला का ओरिजिन हम क्या लिखेंगे? सेल वॉल। बाकी सबका ओरिजिन हम क्या लिखेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समझा? यस मैम। इसे अंडरलाइन, बस इतनी सी आपसे गलती होगी मैक्सिमम टू मैक्सिमम। फ्लैजिला किससे बना होता है? एक तो उसका होता है बेसल बॉडी, ठीक है, उसके बाद उसमें से निकलता है हुक लाइक स्ट्रक्चर, और उसके बाद आपका फ्लैजिला निकलता है, ठीक है, जिसे हम फिलामेंट भी कहते हैं। अभी जो फिलामेंट होता है ना, इसके अंदर एक प्रोटीन होता है, उसका नाम फ्लैजिलिन। सिमिलरली जो पिलाई होता है ना, उसके अंदर भी प्रोटीन होता है, उसका नाम पिलिन। कुछ नहीं, बस प्रोटीन का नाम है, याद रह जाएगा। यस मैम। बेटे यहाँ इसका फंक्शन लिखिए, एक बार देख लेना, मैं वैसे रिपीट कर चुकी। आगे बढ़ू? यस मैम। बेटे किसी को अभी तक कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। एनीवन? नहीं? ठीक है, देखो राइबोसोम की यूनिट्स आपको पता होनी चाहिए। आई होप आपको अभी तक याद है। ये जो ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। उस टाइम पे उन्होंने ये पूछ लिया था कि राइबोसोम का साइज कितना है, और वो याद नहीं था, तो ये 5 के टेबल पे था साइज। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, राइट। तो 15 और 20 5 के टेबल में आते हैं ना, तो वहां से याद रखना है नैनोमीटर। तो क्योंकि ये आता नहीं था, किसी को इसे याद नहीं था, तो ये क्वेश्चन काफी बच्चों को छोड़ना पड़ गया। आप याद रखिए, ठीक है, 5 के टेबल से राइबोसोम। ओके, यो। प्रोकैरियोटिक सेल में 70s होता है और यूकैरियोटिक सेल में 80s होता है। भूल जाता है कौन सी यूनिट से क्या बनता है। देखो 50s प्लस 30s, अगर मैं प्लस करूंगी तो वैल्यू क्या आएगी? 80s। तो इससे 10 घटा देना, वो प्रोकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल के लिए मैं क्या लिखूं? कितने लिखूं? 60 30 कितने हो गए? 10 घटा देना, बस ये रखने पड़ेंगे तुमको। एक चीज वो पूछ लेता है, उसको बहुत शौक है बार बार पूछने का कि पॉलीजोम्स क्या होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं ना बेटा, ये अभी यूकैरियोटिक सेल स्टार्ट होगा। पॉलीजोम इज नथिंग बट जब डीएनए रेप्लिकेशन के बाद, जब ट्रांसक्रिप्शन के बाद एमआरएनए बनता है, तो एमआरएनए के ऊपर ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है और बहुत सारे राइबोसोम आके लग जाते हैं। तो बहुत सारे राइबोसोम जब आरएनए के ऊपर लगे होते हैं, उसको क्या बुलाते हैं? पॉलीसोम। पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। करेक्ट, ये आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इंक्लूजन बॉडी रिजर्व फ्लूइड मटेरियल है, जैसे मैंने आपको बोला था प्रोकैरियोटिक सेल में। जैसे फॉस्फेट है, देखो यहाँ लिखा, जैसे फॉस्फेट है, बहुत सारे गुच्छे की फॉर्म में आपको मिल जाएंगे बैक्टीरिया के अंदर। मतलब बैक्टीरिया यहाँ पे तुम्हें गुच्छा मिलेगा, जैसे मैं ग्रेन्यूल बोल दूंगी, इंक्लूजन बॉडी बोल दूंगी। इंक्लूजन बॉडी क्या है? कुछ नहीं, फॉस्फेट के बहुत सारे ग्रुप है, ठीक है। वैसे ही बहुत सारे साइनोफाइसिन के ग्रुप है,
प्रोटीन स्ट्रक्चर के ग्रुप है, बहुत सारा प्रोटीन इकट्ठा हो गया, बहुत सारा ग्लाइकोजन, फूड स्टोरेज है ना, तो बहुत सारा शुगर इकट्ठा हो गया, तो मैं उसको ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स बोलती हूँ। तो इंक्लूजन बॉडी है, छोटे छोटे ग्रेन्यूल, छोटे छोटे खाने के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बैक्टीरियल सेल के अंदर आपको मिल जाए। क्लियर? यो मैम। Yes, अब ma'am. पानी के अंदर भी बैक्टीरिया मिलता है ना, तो वो तैरते हैं, तो उनको तैरने में जो मदद करता है दैट इज गैस वैक्यूल। इस पे पीवाईक्यू मिलेगा आपको। तो गैस वैक्यूल क्या होता है? ऐसे बीच में खाली सा पड़ा है, इसमें कुछ नहीं, गैसेस भरी है, जो क्या मदद करता है? इसको तैरने में मदद करता है। ठीक है, किनको मदद करता है? ब्लू, ग्रीन या पर्पल या ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जनरली एक्वेटिक एनवायरनमेंट में तैरने में मदद करेगा। क्लियर? यस मैम। अब बेटा जो बैक्टीरिया होता है ना, उसको पानी में भी आपने देखा होगा, पानी में तैरता है वो ऊपर 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 सरफेस पे। तो कह रहे तैर कैसे रहा है? क्योंकि उसके बॉडी के अंदर, उसके सेल के अंदर गैस वैक्यूल होते हैं, तो गैस वैक्यूल उनको तैरने में मदद करता है। ठीक, मनीषा है चलेगी? Yes, ma'am. देख बेटा, यहाँ पे अंडरलाइन कर ले इसको, ये आएगा। डिफरेंस पूछ लेंगे आपसे, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस तो हो गया। अब पूछ लेंगे आपसे प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस। सबसे पहले तो सेल वॉल किसमें होती है? सेल वॉल इसमें प्रेजेंट है, इसमें भैया एब्सेंट है ना। वैक्यूल किसमें होते हैं? मेनली प्लांट सेल। Plant cell. ऐसा नहीं एनिमल सेल में होते नहीं, पर बहुत छोटे होते हैं, तो उसमें लगभग नेग्लिजिबल समझते हैं। प्लास्टिड किसमें होते हैं? प्लांट। Plant cell. सेल में नहीं होते। ठीक है, सेंट्रियोल किसमें होते हैं? Animal cell. Animal. प्लांट सेल में नहीं होते, है ना। अब ये वाली लाइन जो मैंने बोला, यही यहाँ पर लिखी है, ध्यान देना एक बात पे, ये लास्ट की लाइन। एनिमल सेल हैव सेंट्रियोल्स व्हिच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स। ऑलमोस्ट ऑल प्लांट लिखा है इसने, ठीक है, यानी कि बीच में एक्सेप्शन है। तुमको एक्सेप्शन याद नहीं रखने, लेकिन ऑलमोस्ट वर्ड याद रखना कि प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं आते, लेकिन कहीं कोई एक्सेप्शन जरूर होगी, इसलिए उन्होंने ऑलमोस्ट लिखा। यस मैम। Yes, ma'am. हाँ बेटा बोल। बेटा मैम बोल के चली जाती, इट इज लाइक छुपन छुपाई खेल रहे, धप्पा बोल के भाग गई, ऐसा लगता है मेरे को। कोई ना खत्म होने दे। ये एनिमल सेल और प्लांट सेल है। लेबलिंग देखो, आ तो सकती है लेबलिंग, ऐसा नहीं है नीट वाले लेबलिंग दे नहीं सकते, है ना। तो अखियों के ढक्कन खोल के देख लेना कि क्या चीज है, यूनिक है। सेल वॉल यूनिक है क्योंकि उसमें निकल रही थी आपको। मिडिल लैमेला यूनिक है, बीच में ये लेयर है जो, दिस इज मिडिल लैमेला। इसके अलावा कंफ्यूजन इसमें हो जाती है, आगे आइए, गोल्जी apparatus एंड ये लाइसोसोम। लाइसोसोम को गोल्जी apparatus कराती है जनता, ये ध्यान रख लेना। सॉरी गोला बना लो, ये रेड जो डॉट्स आर प्लाज्माटेस्मेटा, बता दूंगी अभी, दिख जाएगा तुमको। ये छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट्स अभी पढ़ेंगे। अरे छोटे सा स्ट्रक्चर है पेरोक्सिसोम, तो ये जरा कष्ट करके देख लेना इतनी सी चीज। एनिमल सेल में माइक्रोविलाई आपको सरफेस के ऊपर मिल रहे हैं। मान लो इंटेस्टाइन का सेल उठा के रख दिया, ठीक है। ये देख बेटा सेंट्रियोल, तो जो मैं बोल रही थी सिलेंडर, ये सिलेंडर एक साथ जब पड़े होते हैं तो सेंट्रोसोम कहते हैं, लेबल नहीं है। यो। और बेटा ये जो डार्क कलर का स्ट्रक्चर है ना बीच में, इसको न्यूक्लियोलस कह रहे हैं। बहुत सारे हो सकते हैं, ये इस सेल में एक ही दिखा है। न्यूक्लियोलस इज साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। Protein synthesis. आरएनए सिंथेसिस। आरएनए स्टैंड फॉर राइबोसोमल आरएनए। इसकी वजह से राइबोसोम बनता है और उसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस होती है। साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज आरएनए, सॉरी राइबोसोम। देख ले भाई, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज राइबोसोम बेटा, ओके। यो मैम। और प्यार से तुमने गलत बोल दिया, और छोटा सा मुझे अभी हार्ट अटैक आ गई बेटा, ठीक है। और बात सुन के इतनी कॉमेडी मत करो मेरे साथ। और मैं पहले तुमको न्यूक्लियस कराऊं, Yes, ma'am. पहले Yes, थोड़ा ma'am. पीछे का पार्ट करते हैं, नहीं तो ना पीछे का पार्ट ना अक्सर रह जाता है। अब अपन आ गए यूकैरियोटिक सेल में। अपने को ये तो पता ही है ना, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल मिलेंगे यहाँ, यार इतनी बात तो हमें आती है ना, आती है ना यार। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले बढ़ते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पहले ऑर्गेनेल किसने डिस्क्राइब किया था? रॉबर्ट ब्राउन, कोई कलर वाले बताया था, 1831 में किया था। अब न्यूक्लियर का मटेरियल जो बेसिक डाई से ही स्टेन होता है, ये
रॉबर्ट ब्राउन तो मैंने याद करने का तरीका बताया था ना। बेसिक डाई से बेटा क्वेश्चन बनेगा, डाई कौन सी है बेटा, बेसिक है, बड़ी बेसिक सी बात है कि न्यूक्लियस है, वैसे ही बेसिक डाई याद रखना। तो इसको किसने किया था सबसे पहले स्ट्रेन? Fleming. Fleming. फ्लेमिंग, ठीक है। नेम क्रोमेटिन बाय फ्लेमिंग, इसके अंदर आपको क्रोमेटिन फाइबर मिले थे, अभी समझाती हूँ वो भी क्या होता है। फ्लेमिंग का नाम याद रखेंगे, अब नहीं रखते। बड़ी प्यारी प्यारी लाइनें लिखी है इसके अंदर, ध्यान देना। इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए ध्यान से पढ़ा रहे हो, इधर से तुमको आता ही है। इंटरफेस का न्यूक्लियस वो होता है डिवाइड नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत सारे क्रोमेटिन फाइबर मिल जाएंगे। देखो जब डीएनए डिवाइड नहीं करता ना, तो वो क्या होता है, थ्रेड की फॉर्म में पड़ा होता है। आपको उसको क्रोमेटिन, ये इतने पास पास पड़े होते हैं ना कि तुमको एक ही फाइबर की थ्रेड लगेगी, ऑलमोस्ट बहुत सारी थ्रेड्स होती है ये। अब ये इतने पास पास पड़े होते हैं तो तुमको थ्रेड जैसे लगते हैं। तो क्रोमेटिन फाइबर में एक्चुअली होता क्या क्या है, एक तो ये डीएनए होता है, इसके अलावा इसके पास क्या बड़ा होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स पड़े होते हैं, समझे। तो याद रखना अकेला नहीं होता, प्रोटीन होता है इसके पास बहुत सारा। अब देखो अभी आपको बताएंगे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो देखो ये है जो न्यूक्लियस है, सबसे पहले तो इसके पास आउटर मेम्ब्रेन है, डबल या सिंगल? सिंगल। बेटा न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ठीक है। मैम आप तो न्यूक्लियस में डबल मेम्ब्रेन, सेल में ना सेल वाले चैप्टर में बार बार आपसे पूछते हैं किसमें मेम्ब्रेन है किसमें नहीं। तुमको नहीं पता, एक बार सारे ऑर्गेनेल के साथ मेम्ब्रेन लिख लेना उसकी। हाँ बेटा मैम आप थोड़ा सा रिपीट कर दोगे, पीछे से मेरे को नहीं सुनाई दिया। बेटा समझ नहीं आया, रिपीट करने को बोल दिया। किसी को सुन रहा है तो मुझे बताना। थोड़ा सा थोड़ा सा रिपीट करूँ? यस मैम। तुमको सुना ना मैंने क्या बोला? यस मैम। Yes. ठीक है गुड़िया, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ठीक है, उसको कहते हैं हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जहां जहां ये डबल मेम्ब्रेन एक दूसरे को छूती है ना, वहां पे छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, और उन छेद को हम बुलाते हैं न्यूक्लियोपोर्स। न्यूक्लियोपोर्स, करेक्ट। चीजें यहाँ से ही अंदर आती हैं और यहीं से ही बाहर जाती है। अब बीच में जो साइटोप्लाज्म होता है उस साइटोप्लाज्म को अपन बुलाते हैं अब यहाँ पे अगर मैं स्टेन करूंगी ना तो एक डार्कली स्टेन रीजन मिलेगा, एक या एक से ज्यादा भी मिल सकता है। दिस इज नोन एज न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस में सिंथेसाइज होता है आरएनए, ठीक है। अब एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछ रही हूँ, भगवान के लिए आंसर सही देना। डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है? एस फेस में। डीएनए रेप्लिकेशन होता है इसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन, न्यूक्लियस। Yes. ट्रांसक्रिप्शन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन, मॉडिफिकेशन। Cytoplasm में. बेटा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन भी यही होती है, साइटोप्लाज्म में होती है ट्रांसलेशन, ठीक है। यस मैम। याद रखेंगे, ठीक है बेटा। यो मैम। अरे बोर्ड के पेपर में आंसर सही लिख के आए हो ना तुम, एक बैकी बैकी बातें करके डराते हो मुझे। पूरा तो नहीं करा है? नो मैम। थोड़ा बहुत. थोड़ा बहुत, ठीक है बेटा। ये देखिए बड़ी प्यारी लाइन लिख रहा है, कह रहा है ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है ना, इसमें क्या क्या पड़ा है? न्यूक्लियोलस पड़ा है, सही तो बोल रहा है। ये न्यूक्लियस है, ये सारा साइटोप्लाज्म इज नथिंग बट न्यूक्लियोप्लाज्म। इसमें क्या क्या पड़ा है? एक तो न्यूक्लियोलस वाला रीजन पड़ा है, और दूसरा डीएनए पड़ा है, क्रोमेटिन की फॉर्म में, थ्रेड्स की फॉर्म में, है ना। तो अपा ये बात यहाँ लिख लेंगे क्योंकि हमें भूल जाएगी। न्यूक्लियोप्लाज्म पागल है ना, हम भूल जाएंगे, कोई बात नहीं, हम लिख लेंगे, तो शानी है। न्यूक्लियोलस प्लस क्रोमेटिन, डन। यो मैम। चलो आगे। यस मैम। Yes. ma'am. ये मैं एक बात बता देती हूँ, ये बच्चे नहीं तो भूल जाएंगे। देखो बेटा, राइबोसोम का पता है क्या है? राइबोसोम ना सेल के साइटोप्लाज्म में भी मिलता है और डीएनए के अंदर भी मिलता है, ठीक है। तो प्रोटीन सिंथेसिस तो वो करता ही है, राइट, लेकिन वो अंदर भी मिलेगा बाहर भी मिलेगा। तो वो न्यूक्लियस के अंदर बनता है लेकिन फिर वो बाहर चला जाता है, इस चीज को याद रखना। मैं क्रोमोसोम की बात कर लेती हूँ। देखो ये तुमको पता है, ये बहुत प्यारी सी बात है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो क्रोमेटिन थ्रेड्स होते हैं वो थ्रेड जाके हिस्टोन प्रोटीन के आसपास गुचड़ मुचड़ हो जाते हैं और वो क्या बना देते हैं? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम। और न्यूक्लियोसोम चेंजेस इनटू, बेटा न्यूक्लियोसोम चेंजेस इनटू क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? डीएनए और हिस्टोन का मिक्सचर होता है, करेक्ट। तो इसमें होता है डीएनए, इसमें होते हैं हिस्टोन,
और बेटा इसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं, राइट। अब जहां पर ये सेंटर में बहुत इकट्ठे हो जाता है डीएनए मटेरियल, तो ये कभी भी ट्रांसक्रिप्शन, ये कभी भी प्रोटीन सिंथेसिस में काम नहीं करेगा। तो इस रीजन को हम क्या बुलाते हैं? सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर के दोनों तरफ याद रखना, अगर एक क्रोमोसोम है तो उसके दोनों तरफ एक कटोरिया लगी होती है जिसका नाम होता है काइनेटोकोर। यहाँ पर स्पिंडल फाइबर कनेक्टेड होगा। अब मुझे कैसे पता चलेगा ये एक क्रोमोसोम है या दो क्रोमोसोम? सेंट्रोमियर के नंबर पे डिपेंड करता है। अगर एक सेंट्रोमियर है तो एक क्रोमोसोम है, ठीक है। काइनेटोकोर हमेशा डबल होंगे, मतलब एक सेंट्रोमियर के आसपास कितने काइनेटोकोर है? 2। हम बात करते हैं कि सेंट्रोमियर की पोजीशन की बात कर लेते हैं, ये कहाँ पर है। क्रोमोसोम जब भी हम ऐसे बनाएंगे ना, तो उसकी ऊपर वाली आर्म को पी बोलते हैं, नीचे वाली आर्म को क्यू बोलते हैं, नाम है इसका, ठीक है बेटा। अगर सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर में है तो पी आर्म इक्वल्स टू क्यू आर्म। ऐसे वाले क्रोमोसोम को अपना क्या बुलाते हैं? मेटासेंट्रिक, है ना। तो मेटासेंट्रिक इज व्हाट, वेयर पी इक्वल्स टू क्यू। मैं लेंथ की बात करूं, अब मान लो जो ये पी एंड क्यू आर्म है, ये थोड़ा सा कैसा हो गया, ऊपर की तरफ खिसक गया सेंट्रोमियर, तो जो मेरी पी आर्म होगी वो कैसी होगी, थोड़ी सी छोटी होगी क्यू आर्म से। समझ आया? यस मैम। Yes, ma'am. पी आर्म छोटी सी होगी क्यू आर्म से, तो इस वाले को हम बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक। अब मैंने देखा जो पी आर्म है वो काफी छोटी होगी एज कम्पेयर टू क्यू आर्म से। तो आपको दिख रहा है दो छोटी छोटी आर्म्स और एक दो बड़ी बड़ी आर्म्स, तो इसको अपन बुलाते हैं हाँ। तो बड़ी स्टीरोसेंट्रिक की जो पी आर्म है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगी ना, ऑलमोस्ट एब्सेंट कह सकती हूँ, और क्यू आर्म ही अकेली लंबी हो गई, राइट। तो इस वाले केस को हम बुलाते हैं टेलोसेंट्रिक। इसकी सिंपली लेबलिंग आती है, ओके। यस मैम। वर्ड कैसे पहचाना? टर्मिनल। देखो ये टर्मिनल सेंट्रोमियर है, डायग्राम में देखे लगता है कि नहीं अभी भी शॉर्ट आर्म है, लेकिन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मानते हैं हम इसको। तो दिस सेंट्रोमियर इज टर्मिनल ओवर हियर। क्लियर बेटा? यो मैम। जो होता है, एक और चीज बता देती हूँ, जो क्रोमोसोम होता है वो गुचड़ मुचड़ सा होता है, तो दो रीजन बनाता है, एक होता है हेट्रोक्रोमेटिन और एक होता है यूक्रोमेटिन। कौन सा है जो एक्टिव रहता है ट्रांसलेशन में? Chromatin. ये करता है ट्रांसलेशन, ठीक है। और दूसरा वाला कैसा रहता है? Inactive. डू नॉट ट्रांसलेट। इसको रीड नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये बहुत गुचड़ मुचड़ हो जाता है। क्लियर है बात? Yes, ma'am. फिर हम एक क्वेश्चन नीचे से पढ़ के जाते हैं कि कभी कभार क्रोमोसोम में नॉन स्टेनिंग, ये एक लाइन पे क्वेश्चन आता है, नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होती है। देखो बेटा, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज, क्रोमोसोम था इसमें पहली बार कॉन्स्ट्रिक्शन हुई, तो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, पहली कॉन्स्ट्रिक्शन को हम क्या बुलाते हैं? सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर। बेटा इसको लिख ले, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। और अगर एक और जगह कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाए, मान लो सेंट्रोमियर तो था लेकिन यहाँ पर भी कॉन्स्ट्रिक्शन होगी, छोटू सा बन गया ये पार्ट, तो ये वाले क्रोमोसोम को अपन बुलाएंगे सैटेलाइट, ठीक है। सैटेलाइट की खासियत क्या है? वो स्टेन नहीं हो सकता, नॉन स्टेनिंग है। कैसी कॉन्स्ट्रिक्शन है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है ना, एट ए कांस्टेंट लोकेशन। ये हमेशा कांस्टेंट लोकेशन पे मिलेगी आपको, ठीक है। क्रोमोसोम 1 पे मिल रहा है तो वही उस फैमिली में मिल रही है आपको, तो ये छोटे से फ्रेगमेंट जैसे दिखाई देते हैं। तो कांस्टेंट लोकेशन, 3 वर्ड है, 3 वर्ड पे क्वेश्चन बनता है। यो मैम। छोटी सी बात है, माइक्रोबॉडीज देख लेते हैं फिर आगे चलेंगे। मैनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल कॉल्ड माइक्रोबॉडी दैट कंटेन वेरियस एंजाइम प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। सबसे पहला क्वेश्चन, मेम्ब्रेन बाउंड है या नहीं? यस मैम। आपको यूकैरियोटिक सेल में मिलेंगे या प्रोकैरियोटिक? मैम यूकैरियोटिक में भी आपको प्लांट एंड एनिमल दोनों सेल्स में मिलते हैं। देखो इस चैप्टर में ना फंजाई और प्रोटिस्टा की बात नहीं करता, प्लांट एनिमल और बैक्टीरिया की बात होती है, ठीक है। तो ये प्लांट और एनिमल दोनों में मिलते हैं। और ये होती क्या है? ये एक छोटी छोटी सी बॉडी है जो बहुत सारे एंजाइम्स लेकर रखती है, जो सेल के किसी फंक्शन में काम आता हो। ये चले ऊपर। यस मैम। Yes, ma'am. बात है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें सीधे सीधे कुछ क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला, सारी जो रिसर्च है 1950s के बाद हुई है, क्योंकि भाई अपने पास माइक्रोस्कोप बढ़िया वाले तभी आए थे।
जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी है वो कौन से सेल पे हुई है? आरबीसी पे। क्यों? क्योंकि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस होता है मैच्योर होने के बाद। नो मैम। और जब मैं माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करूंगी ना, मेरे को न्यूक्लियस नहीं दिखाई देगा, तो मेरे लिए ऑब्जर्व करना इजी हो जाएगा ना। तो स्टडी हुई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की और आरबीसी, ये याद रख लेना। अब जो अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो किस चीजों से मिलकर बनी होती है? प्रोटीन से लिपिड। लिपिड्स। देखो ये लिपिड है, इधर देख लो, ये लिपिड का हेड है, हाइड्रोफोबिक है हाइड्रोफिलिक है? हाइड्रोफोबिक। फिलिक। फिलिक मतलब प्यार, पानी चलेगा इसको। जो पूंछ है ना, पूंछ दुम दबा के भागता है ना डॉगी, तो पूंछ छुपी हुई है, दिस इज टेल, दिस इज हाइड्रोफोबिक। फोबिक। फोबिक मतलब डरना, पानी से डरती है, अंदर की तरफ होती है। तो लिपिड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर, 2 लेयर से बनी होती है। ठीक है, इसके बीच बीच में आपको कहीं कहीं प्रोटीन भी दिखाई देंगे। ठीक है, इसके बीच में आपको क्या मिलेगा? कोलेस्ट्रॉल भी मिलेगा, है ना? समझ आता है? Basic। यस ठीक है, अब अभी मैं तुमको इसका स्ट्रक्चर और बताती हूँ कि जो हेड होता है वो मिलना होता है किससे? फॉस्फेट से बना होता है। फॉस्फोलिपिड हेड, फॉस्फेट ग्रुप से बनके हेड बना होता है। और जो टेल होती है वो होती है हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन की टेल होती है। हाइड्रोजन और कार्बन कैसे? पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है? नॉन पोलर। नॉन पोलर। बेटा जो टेल होती है वो नॉन पोलर होती है नेचर। क्लियर? याद रह जाएगा। यस यस मैम। अब आओ, अब आपसे कॉम्पोजिशन बोलते हैं, ये अच्छा बताओ, लिपिड ज्यादा है या प्रोटीन ज्यादा है? बेटा बाय हार्ट याद कर लो, इवन नंबर है ये, इवन नंबर में है वैल्यू कि सबसे ज्यादा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अमाउंट पाया जाता है प्रोटीन का है 52%, और लिपिड 40% है सिर्फ। समझ आई? यस मैम। बाकी सब क्या है इसके पास? कार्बोहाइड्रेट है और कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। अब मैं नीचे आ रही हूँ, देख ये लेयर दिख रही है? यो मैम। टेबल होने के लिए आ सकती है। देखो जब भी आपको कोई भी लिपिड की, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अगर आपको प्रोटीन ऊपर लगे हुए दिख रहे हैं, देखो ये मेरा साइटोप्लाज्म है सेल का, ठीक है, अंदर की तरफ। बेटे अगर प्रोटीन आपको ऊपर की तरफ लगे हुए दिख रहे हैं मेम्ब्रेन में, या साइटोप्लाज्म की तरफ भी लगे हुए दिख रहे हैं, कहीं पे भी दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। है ना? यस मैम। जो प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अंदर उसकी टेल रीजन तक जाता हो, ऐसा या फिर ऐसा, इसको अपन क्या बुलाते हैं? इंटीग्रल प्रोटीन। प्रोटीन। हाँ, ये 2 प्रोटीन आपको पता होने चाहिए। ठीक है जी, लिपिड हो गया, ये हो गया। कोलेस्ट्रॉल आपको बीच बीच में, ये येलो वाला कलर का दिख रहा है ना, कोलेस्ट्रॉल आपको यहाँ यहाँ मिलेगा। अब आपको याद रखना है शुगर। ठीक है, देखो अगर शुगर आपकी किसी प्रोटीन चेन के ऊपर लगी है तो क्या बुलाएंगे उसको? शुगर के लिए हम वर्ड यूज करेंगे ग्लाइको, और इसके ऊपर प्रोटीन, क्या सॉरी क्या हो गया? ग्लाइकोजन। रुक यार, एक्स्ट्रा ना हो रहा, तो मैं रुक जाए, इसमें ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड मेंशन है ना? दिख नहीं रहा मुझे। ओके कोई ना, चलो इतना बता देते। देखो ये लिपिड की लेयर है, ये डायग्राम में बनाया नहीं उसने। मान लो यहाँ पे आपको कार्बोहाइड्रेट लगे हुए मिल रहे हैं, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट को अपन क्या बुलाते हैं? ग्लाइको। और ये लिपिड के ऊपर लगी है तो क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, अब अगर प्रोटीन चेन के ऊपर मान लो जैसे इंटीग्रल प्रोटीन है, इसके ऊपर लगा हुआ है आपका कार्बोहाइड्रेट, तो मैं इसको क्या बुलाऊंगी? ग्लाइको प्रोटीन। प्रोटीन। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही? मैम आ रही है। मारी है। बेटा कान साफ करके आए, फिर ना हकी नहीं आई तो क्लास में है। देख बेटा एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बढ़िया स्ट्रक्चर था वो दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने। ठीक है, इन 1972, 1950s के बाद तो माइक्रोस्कोप आया, तो 1972 में इसने दिया। इसको अपन बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड का मतलब होता है जो चीजें मूव कर सकती है, तो फ्लूइड नेचर किसकी होती है? लिपिड की। मोज़ेक का मतलब होता है कहीं पे कुछ भी अरेंज है, लिपिड और प्रोटीन कहीं पे भी अरेंज होता है ना, इसलिए उसको मोज़ेक बोल देते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो लिपिड होते हैं ना वो होते फ्लूइड होते हैं। जैसे लिपिड 1 है, लिपिड 2 है, अभी ऐसा है थोड़ी देर में तो देखेगी तो लिपिड 2 यहाँ आ गया और लिपिड 1 यहाँ चला गया, अपनी जगह एक्सचेंज कर ली ना इसने।
तो देखो जब ये जगह चेंज करते हैं ना तो ये तो मूव कर सकते हैं लेकिन प्रोटीन मूव नहीं कर सकते। तो मान लो प्रोटीन यहाँ था, जब 2 वाला इधर आ गया ना तो अपने साथ प्रोटीन को भी खींच के ले आए, तो प्रोटीन की जगह पे चेंज हो जाती है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, फ्लूइड होते हैं लिपिड, जब वो मूव करते हैं तो उनके साथ प्रोटीन भी मूव कर जाता है। अब इस बात को पढ़ेंगे। तो कोजी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड, ये जो लिपिड की नेचर है ना कि थोड़े फ्लूइड से है, सॉलिड भी है फ्लूइड भी है, इसकी वजह से लेटरल मूवमेंट हो जाती है प्रोटीन की। लेटरल का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टली, एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, तो लिपिड की मूवमेंट की वजह से प्रोटीन की मूवमेंट हो जाती है, इस चीज को याद रखना है। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड फ्लूइडिटी, इसकी वजह से हम इसे फ्लूइडिटी कहते हैं प्रोटीन की। समझ आई बात? यस मैम। Yes, ma'am. लिख लो कि लिपिड मूव मेक प्रोटीन मूव, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पैराग्राफ को अंडरलाइन करिए। चलो आगे। यो मैम। और ये नेचर क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस नीचे लिखी है यो मैम। कि सेल की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। मेरा सेल साइज में इंक्रीज कैसे करेगा, अगर वो रिजिड होता तो इंक्रीज ही नहीं करता। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सपेंड कर सकती है। ठीक है, इंटरसेलुलर, दो सेल्स के बीच में जंक्शन, बातचीत बनाने के लिए जरूरी है ये। सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, किसी को साने के लिए, सेल डिवीजन के लिए जरूरी है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात करते हैं चीजें कैसे मूव करती है। अगर चीजें नॉर्मली मूव कर रही है विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, जैसे हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो अगर हाई से लो जा रही है, कोई एनर्जी यूज नहीं कर रही, ऐसा ट्रांसपोर्ट होता है हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट। जनरली कौन मूव करता है, ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल आराम से मूव कर जाते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट ही अगर पानी का हो रहा हो, हाई कॉन्सेंट्रेशन से पानी मूव कर रहा है लो कॉन्सेंट्रेशन में, स्पेसिफिकली पानी, तो उसी पैसिव ट्रांसपोर्ट को अपन क्या बुलाते हैं, ऑस्मोसिस। अब मॉलिक्यूल को मूव करना है हाई कॉन्सेंट्रेशन से टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन दिक्कत है उसके ऊपर कोई चार्ज वार्ज है। इन दैट केस इस चीज में कोई मदद करेगा, तो जब हेल्प लेते हैं उसको कहते हैं हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। मैंने बोला हेल्प लेना, मैंने एनर्जी नहीं बोला ना, एनर्जी नहीं यूज हो रही, बस किसी की मदद हो रही है। तो एक मॉलिक्यूल होगा जो उसको पकड़ के दूसरी लोकेशन पे ले आएगा। तीसरा होता है जब चीजें लो कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन मूव करती है। क्या दिक्कत है कि यहाँ पर 2-3 मॉलिक्यूल थे, यहाँ पर 10 मॉलिक्यूल थे, फिर भी 2-3 मॉलिक्यूल 10 मॉलिक्यूल के पास जा रहे हैं, ये पुट्ठा काम है, इसको करने के लिए एनर्जी लगती है। तो जहां एनर्जी यूज होती है दैट इज एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम पंप, अपन ने कहा था ना न्यूरॉन के कंडक्शन में, वो वाला। अगर सेल वॉल की बात करें तो एक चीज याद रखनी है बहुत ध्यान से, देखो कुछ एग्जांपल यहाँ दिए जिसपे क्वेश्चन आता है। सबसे पहले सेल वॉल का फंक्शन याद दिया, ठीक है, वो तुमने ऊपर भी देख लिया था। अगर कोई भी सेल है इनिशियली उसमें, जैसे प्लांट का सेल है, इनिशियली उसमें जो सेल वॉल बनेगी अब उसको कहेंगे प्राइमरी सेल वॉल। ये सेल बड़ा हो जाएगा, है ना, प्राइमरी सेल वॉल डिजेनरेट होकर सेकेंडरी सेल वॉल बननी है। तो क्वेश्चन ये है कि सेकेंडरी सेल वॉल कहाँ बनेगी, बाहर की तरफ प्राइमरी सेल वॉल की या अंदर की तरफ? मैम अंदर की अंदर तरफ। की तरफ। बस ये याद रखिए। तो देखिए सेकेंडरी सेल वॉल और बाहर वाली थी प्राइमरी सेल, बस ये याद रख लेना, इनर तरफ है, ठीक है, यो मैम। Yes, ma'am. इनर टुवर्ड्स द, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। बाकी इन्होंने लिखा है, ध्यान से देखना, प्लांट और एल्गी की सेल वॉल में डिफरेंशिएट किया इन्होंने। एल्गी तो प्लांट का ही पार्ट है, लेकिन ये कह रहे हैं एल्गी की सेल वॉल थोड़ी अलग होती है बाकी के प्लांट से। कैसे, यहाँ लिखा है कि एल्गी की सेल वॉल में आपको मिलेगा सेलुलोज, गैलेक्टिन, मेनिन्स, ये सब, कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन प्लांट की सेल वॉल में सिंपली आपको मिलेगा सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन। ठीक है, तो ये दो फर्क इंपॉर्टेंट है, लर्निंग है ये, क्लियर? हाँ प्रीति बोल बेटा। जैसे कि आपने बोला कि प्राइमरी सेल जो है वो मतलब कि डिजेनरेट हो जाएगी, फिर जो हमारी जो अंदर वाली सेल है वो प्राइमरी सेल बन जाएगी और उसके अंदर सेकेंडरी सेल मतलब कि बनेगी। सेल वॉल की बात हो रही है, और सेल वॉल प्लांट में होती है। तो इनिशियली प्राइमरी सेल वॉल बनेगी, बेटा माइक बंद करो। इनिशियली प्राइमरी सेल वॉल बनेगी, बट जब सेल और डेवलप होगा तो उसके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल बनने लग जाती है, और ये काफी हद तक डिजेनरेट हो जाती है। ठीक है, यस मैम, यस मैम। आगे आते हैं। अब आती है क्लियर मिडिल लेमिला। देखो ऊपर आपने एनसीईआरटी के डायग्राम में लेबल भी करा था। मिडिल लेमिला क्या करते हैं, दो सेल्स को आपस में एडहेयर करने के काम आती है। देखो जैसे ये दो सेल है, इनको आपस में कम्युनिकेट करना है, ठीक है। दो सेल जैसे प्लांट में आपने कभी पढ़ा होगा यार, कॉर्टेक्स वगैरह, जाइलम कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, Yes, तो ये ma'am. दो सेल्स के बीच में ग्लू का काम करती है मिडिल लेमिला। किससे बनी होती है, कैल्शियम पेक्टेट से। ये बार बार आता है क्वेश्चन, मिडिल लेमिला कैल्शियम पेक्टेट, काम क्या है, नेबरिंग सेल को ग्लू करना। ठीक है, मिडिल लेमिला दो सेल्स को ग्लू तो करती है, लेकिन ये कम्युनिकेट कैसे करेंगी,
तो क्या करते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। ये सेल है, इनके बीच में खिड़की होती है, ये जो खिड़की होती है इसका नाम है प्लाज्मोडेस्माटा। याद रखना, प्लाज्मोडेस्माटा में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, यानी इस सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इस सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन एग्जिस्ट करती है, उसको नहीं हटा रहे हो तुम। यहाँ पे क्या एब्सेंट होता है, सेल वॉल एब्सेंट, सेल वॉल नहीं होती है, समझ आई? Yes. Yes, ma'am. तो देखा ना, सेल वॉल एंड मिडल लेमेला इज ट्रांसफर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मोडेस्माटा। तो यहाँ पे ना सेल वॉल होती है और ना ही मिडल लेमेला होती है, ठीक है। इसकी जगह एक छेद होता है जिसे प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, लेकिन इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। क्लियर? Yes, ma'am. Yes. अब आता है हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। सबसे पहला क्वेश्चन ये, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में ऑर्गेनेल्स कौन सी आती है? कंफ्यूजन हो जाती है कि न्यूक्लियस आता है या नहीं, तो न्यूक्लियस नहीं आता। बहुत क्लियर तरीके से याद रखना है, हमने स्टार्ट करना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर आना है गोल्जी, फिर आना है लाइसोसोम, फिर आना है Vacuole. वैक्यूल। सिर्फ ये चार है जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट है, ठीक है। क्योंकि न्यूक्लियस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बहुत पास होते हैं, इसलिए हमें लगता है न्यूक्लियस इन्वॉल्व है, पर न्यूक्लियस इन्वॉल्व नहीं है, राइट। अब बात करते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के, ये सारे मिलके काम करते हैं, उसको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो यही यहाँ पे खत्म होता है। अब आते हैं हम इसके पास, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहे हैं, अगर उसके ऊपर राइबोसोम है तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, नहीं है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। लेबल होने के लिए आ सकते हैं ये। देखो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके सिंथेसिस करता है? Protein. Protein. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब तुम किसी ऑयली चीज को छूते हो तो तुम्हारे को कैसा लगता है, सॉफ्ट सॉफ्ट या हार्ड हार्ड? सॉफ्ट। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ है ना, तो वो किसकी सिंथेसिस करता है? Lipid. ठीक है, एक क्वेश्चन तो यही बनता है, राइट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होगा, मटेरियल आएगा, उसकी पैकेजिंग होगी और फिर वो बाहर निकल जाएगा और गोल्जी apparatus में चला जाएगा। देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एक चीज याद रखनी है कि सेल के अंदर बहुत फैले होते हैं, ठीक है। तो मैं जो लिख रही हूँ उस पर ध्यान देना। मान लो ये सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है, डबल मेम्ब्रेनस बना लेते हैं। ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट बात है, बाकी तुमको ऑलरेडी पता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख रहे हो, उसने कितनी सारे एरिया कवर कर लिए। यस मैम। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अंदर वाली लेयर होती है, जो स्पेस उसने कवर करी होती है, उसको, उस स्पेस को अपन क्या बोलते हैं? ल्यूमिनल। दैट इज इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और देखो, जो बाहर का साइटोप्लाज्म बचा है उसको अपन क्या बुलाते हैं? Extraluminal. एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। और बेटा क्या तालियां बजा रहा है? माइक बंद कर। एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्लियर? ये आपको पीवाई के में मिल जाएगा। डन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब मटेरियल पैक हो गया, मैं से बना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ से कुछ मटेरियल है जो सिंथेसाइज होके प्रोटीन वोटीन पैक होंगे, पैक होके वेसिकल के फॉर्म में वो जाते हैं गोल्जी apparatus के पास। गोल्जी apparatus से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला, गोल्जी apparatus की फोल्डिंग होती है, आपको दिख रही है कैसे कैसे फोल्डिंग है? ये वाली Yes. है सिस्टर्ने। माइटोकॉन्ड्रिया की फोल्डिंग को बनाते हैं क्रिस्टा है। फर्क है, वो क्रिस्ट है, क्रिस्पी सा। जैसे कभी आपने यार कभी पकोड़े बनाए, वैसे क्रिस्पी से बनते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे पनीर के पकोड़े बनते हैं वैसे। Yes, ma'am. वो क्रिस्पी है, क्रिस्पी याद रखना उससे, ठीक है। ये सिस है, सिस एंड ट्रांस वाला है। तो सिस जहां पढ़ोगे दे आर टॉकिंग अबाउट गोल्जी। ये आपको मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन है, क्रिस्टर्ना और सिस्टर में कंफ्यूजन थी, तो याद रखना सिस एंड ट्रांस मैंने गोल्जी में पढ़ा है और क्रिस्पी मैंने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा है, ठीक है। तो ये सिस्टर्ने होते हैं। अब ये जो वेसिकल है ना, ये गोल्जी में जहां से एंटर करता है उस एरिया को हम बुलाते हैं सिस फेस, ठीक है। फिर ये इसके अंदर चलता है और इसमें और मॉडिफिकेशन होती है, गोल्जी इसमें नई नई चीजें ऐड कर देता है। जहां से ये बाहर निकलता है वेसिकल, ठीक है, गोल्जी से बाहर निकल गया, उस फेस को हम बुलाते हैं ट्रांस फेस, ठीक है। तो ये बाहर निकलता तो ये जो वेसिकल होता है ना, मैच्योर हो जाता है, इसमें अब और फॉस्फेट ग्रुप वगैरह ऐड हो जाते हैं, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं मैच्योरिंग फेस होती है, ठीक है। समझ आया? Yes, ma'am. ठीक है। जहां से एंटर हुआ था दैट वाज कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स है ना, हाँ। जहां से एंटर हुआ था दैट वाज कॉन्वेक्स, जहां से निकला है दैट इज कॉनकेव। ये मैं एक बार चेक कर लूं, कॉन्वेक्स सिस फेस एंड फॉर्मिंग फेस, कॉनकेव ट्रांसफेस, हाँ ठीक है। इसको फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं,
कि यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ है। तो बेटा तुमको पता है कहाँ उलझाएंगे, देख ध्यान से सुनना, यही उलझाएंगे और कहीं नहीं। एक तो तुम्हें इन टर्मिनोलॉजी में उलझाएंगे, कहाँ से एंटर हुआ कहाँ से गया है। बेटा जहाँ से एंटर हुआ वो सिस है, जहां से निकल गया ट्रांसफर कर दिया तुमने, दफा कर दिया उसको, वो ट्रांसफेज है। जहां से निकला दफा किया तो मैच्योर करके दफा करोगे ना, तो मैच्योर फेज भी हो जाएगा। और वहां जहां से तुमने निकाला है वो कॉनकेव है। ये कैसे याद रहेगा, तुम्हारी आईज देखो, तुम्हारी आईज का जो कॉर्निया है वो कॉन्वेक्स होता है कॉनकेव होता है, कॉन्वेक्स होता है। तो लाइट एंटर कॉन्वेक्स से करती है, तो तुमको याद से याद रखना है कि जहां से एंट्री होती है वो कॉन्वेक्स होता है। बस यहाँ कंफ्यूजन होगी और कहीं नहीं। क्लियर? यो मैम। यस मैम। मैम ठीक है। इसके बाद हमारे बन गए लाइजोसोम और वैक्यूल। लाइजोसोम सेल के अंदर रहते हैं, वैक्यूल भी सेल के अंदर रहते हैं। ठीक है, कुछ चीजें सेल से बाहर भी ट्रांसफर हो जाती है। बेटा माइक बंद कर। हो गया? हाँ, कुछ चीजें सेल से बाहर भी दफा कर दी जाती है, लेकिन कुछ अंदर भी रहती है। यार माइक बंद कर दो, मैं सबको म्यूट कर दूंगी। रीड करना है, ये ऊपर जो मैंने पढ़ा है पढ़ नहीं लेना इसको। लाइजोसोम की बात कर लेते। ओ यार सॉरी, एक चीज है, क्वेश्चन बनता है साइज पे। इस चैप्टर में से सेल मेम्ब्रेन कहाँ पर है और साइज कितना है, इस पे बहुत क्वेश्चन है। कैमिलो गोल्जी ने इसे डिस्कवर किया था 1898 में। बेटा फिर से 18वीं सदी में चले गए। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए हम 19वीं सेंचुरीज में चले गए थे ना, क्योंकि 1950 में वो माइक्रोस्कोप डेवलप हुआ था, लेकिन गोल्जी में फिर पीछे आ गए। साइज बता रहे हैं आपको 0.5 to 1.0 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर और नैनोमीटर में कंफ्यूज मत हो जाना, कहीं पे लिखोगे ना चैप्टर की स्टार्टिंग में तो फिर तुमको कंपैरेटिव याद रहेगा। एक बार लिखूंगा। लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले मेम्ब्रेन बाउंड है, याद रखना। ये मैंने तुमको जितना भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाया ये मेम्ब्रेन बाउंड है, मेम्ब्रेन में खा जाना इनकी। ठीक है, ये कैसे होते हैं, ये ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। ऐसे एंजाइम है जो पानी की मदद से चीजों को तोड़ेंगे। कैसे कैसे, हाइड्रोलिसिस, लाइपेज लिपिड को तोड़ने वाले, प्रोटीन को तोड़ने वाले, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाले। ये इंपॉर्टेंट है। कौन से मीडियम में एसिडिक पीएच होता है इसका, पीएच कितना रहता है इसका, लगभग 5 to 5. हाँ शाबाश, ठीक है। ये डाइजेस्ट कर सकते हैं किसको, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड। बेसिकली तो तुम खाते हो ना सब चीजें, ये सेल के अंदर डाइजेस्ट कर सकते हैं, राइट? यस मैम। जो डिग्रेड और मरने वाले होते हैं सेल ऑर्गेनेल, उनको भी यही खाता है। वैक्यूल की बात करूंगी मैं, और इससे पीवाईक्यू है। देखो वैक्यूल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, और इनकी मेम्ब्रेन को अपन क्या बुलाते हैं, टोनोप्लास्ट। इसके पास क्या होता है, मैक्सिमम वाटर होता है, इसका मैक्सिमम वाटर होता है। इसके अलावा सैप और कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या फिर कोई एंटीबायोटिक वगैरह है वो इसके अंदर चली जाती है। तो जो भी सेल को नहीं चाहिए उसको कहते हैं। याद रखना टोनोप्लास्ट सिंगल मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन नहीं है, ये सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है ये। और एक बहुत अच्छी लाइन है कि प्लांट में 90% स्पेस तो यही खा जाता है वैक्यूल, पानी होता है उसमें, राइट? टोनोप्लास्ट करता क्या है, ये फैसिलिटेट करता है बेटा, जाने आने देता है किसको, आयंस की मूवमेंट कराता है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑल्सो। हायर कॉन्सेंट्रेशन बाहर है तब भी उनको अंदर ले आएंगे, ठीक है। अब याद रखना ये लाइन कि किसी भी आयन की कॉन्सेंट्रेशन जनरली वैक्यूल में ज्यादा होती है। ये ना स्टोर हाउस की तरह है, जिससे ज्यादा नमक हो गया सेल के अंदर तो वैक्यूल में स्टोर करके रख लेगा प्लांट सेल, ठीक है। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। अभी आपको कुछ वैक्यूल बता रहे हैं जो अमीबा में। अमीबा प्लांट एनिमल। मैम क्वेश्चन रिपीट करना। अमीबा क्या आता है, आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज प्रोटिस्टा। वो क्वेश्चन पूछते ही आवाज कैसे आनी बंद होगी? मैम अब आ रही है, बोलो। कॉमेडी करती है मेरे साथ। मैम नहीं आ रही थी मैम। बहरी कहीं की, नहाती नहीं है। कान साफ कर क्या कर। ये बता अमीबा किस में आता है, मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंजा, प्लांट एनिमल? प्रोटिस्टा। इसमें आपको कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल मिलते हैं जो एक्सक्रीशन में इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ऐसे उसकी पोटी, जो अमीबा की पोटी है, दैट इज कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल, दफा कर देते हैं अपना सारा वेस्ट मटेरियल। इंपॉर्टेंट ये लाइन है। फूड वैक्यूल भी मिलते हैं। खाना है ना, खाने को जैसे अमीबा अपनी बॉडी में रहता है तो छोटा सा वेसिकल बन जाता है जिसे फूड वैक्यूल कहते हैं। तो कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल एंड फूड वैक्यूल अमीबा के साथ याद रखना है। क्लियर? माइटोकॉन्ड्रिया मैंने जो तुमको कराना है वो मैंने तुमको अभी फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के चैप्टर में कराना है। नीचे आती हूँ, पहले मैं वो कराती हूँ जो मैंने नहीं कराना है। इधर राइबोसोम तुमने देखा, जॉर्ज पैलेडे ने इसको डिस्कवर किया था 1953 में। राइबोसोम बने किससे होते हैं, आरएनए प्लस
मेम्ब्रेन होती है इनके आसपास? मैम नो मैम। नॉन मेम्ब्रेन ग्राउंड। एस स्टैंड फॉर सेवेटबर्ग यूनिट, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है ये। टेस्ट ट्यूब में डालकर घुमाओगे ना तो किस लेवल पे आके ये खड़े हो रहे हैं उसको कहते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ठीक है, इतना ही आता है, इससे ज्यादा नहीं बनता इसमें। और प्रोटीन सिंथेसिस की साइट होती है। साइटोस्केलेटन क्या है बेटा? सेल का कोई भी स्ट्रक्चर है तो उसके अंदर भी हड्डियों जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन कहते हैं सेल के अंदर का साइटो, मतलब सेल के अंदर का स्केलेटल सिस्टम। किससे बना होता है ये? फिलामेंट से, बहुत सारे प्रोटीनेशियस फिलामेंट से, प्रोटीन के स्ट्रक्चर से बना है। तो सेल के अंदर मिलता क्या है तुमको? प्रोटीन तो मिलता है ना, तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर से मिलके ये बना होता है। ठीक है, यस मैम। यस मैम। अब अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेंगे, देखो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाएगा। देखो, अगर मैं आपको साइटोस्केलेटन की बात करूं, मैं आपको नोट्स भेज दूंगी, देख लेना है। तो साइटोस्केलेटन मेनली किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन के धागे होते हैं इसमें, है ना। हर सेल के अंदर आपको ये मिलेगा। 3 कैटेगरी के धागे हैं ये, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इग्नोर नहीं करने। एक होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स धागे, दूसरे धागे हैं, ये लिखो, पेज निकालो, इंटरमीडिएट फिलामेंट। स्क्रीन दिख रही है ना सबको? यस मैम। ठीक है, इसमें से सबसे थिक कौन सा होता है? कंपैरिजन आता है, थिकेस्ट इज माइक्रोट्यूब्यूल, थिक शेप की तरह है। इनका जो डायमीटर होता है वो बहुत ज्यादा होता है। किस प्रोटीन से मिलके बने होते हैं? ये बने होते हैं ट्यूबुलिन। आपको याद है ट्यूबुलिन वगैरह? चलो छोड़ो, कहाँ पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था? चलो, ट्यूबुलिन मॉलिक्यूल की अल्फा और बीटा यूनिट होती है। अब ये ना ऐसा लगता है ऊपर ऊपर से चला जाएगा, तुम इसको ऐसे समझो कि धागा है, धागा ऐसा है कि 2 धागों के उलझने से बना है। हम करते ना 2 धागों के, कभी जोत बनाई है घर पे दिवाली के टाइम पे? मैम। सी होती है येलो रेड कलर की, मोली को अपन ऐसे नहीं करते आपस में, इसको कट्ठा मट्ठा करते रहते, फिर वो सॉलिड सी बन जाती है, बन जाती है उससे। बेटा बस वैसे ही है, ठीक है। एक मोली का धागा है अल्फा यूनिट, एक है बीटा यूनिट, तो ये एक दूसरे के आसपास ऐसे लगती है। ये अल्फा यूनिट, बेटा ये लग गई बीटा यूनिट। तो सेंटर में क्या रह जाता है? होलो, होलो रहता है सेंटर। ये समझ आए? आपका एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं तुमको कि माइक्रोट्यूब्यूल तो ठीक है, ये कहाँ मिलते हैं आपको? सेल के अंदर। तो ये कह रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है ना, उसे बहुत प्यारा एग्जाम्पल है जिसका नाम है आपके पास सेंट्रियोल। सुना है सेंट्रियोल? अभी कर रहे थे हम सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले सेंट्रियोल कैसे होते हैं? ऐसे दिखते हैं। एक ये सेंट्रियोल है, उसके 90 डिग्री पे आपको दूसरा मिलेगा। ये 90 डिग्री वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। परपेंडिकुलर बोलते हैं ना अपन इसको। दोनों सेंट्रियोल को एक साथ अपन क्या बुलाते हैं? जस्ट बिकॉज हमने ऐसे बनाया इसका मतलब ये नहीं है इसमें मेम्ब्रेन है, तो इट इज नो आउटर मेम्ब्रेन। लिख लो बेटा, कोई मेम्ब्रेन नहीं है, बस देखने में ऐसे लगते हैं। डन? बस 9+3 अरेंजमेंट दिखी है क्या? 9+0 बनाया नहीं? बनाया मैंने, तुम वक्त तो नहीं। ठीक है, हंस रही है मत। अच्छा ये हो गया, नेक्स्ट पेज पे चलूं। अब आपने सिलियर फ्लैजिला किया था, तो माइक्रोट्यूब्यूल सिलियर फ्लैजिला को जन्म देते इन द केस ऑफ यूकैरियोट। आपने प्रोकैरियोटिक सेल में पढ़ा है ना, लेकिन यूकैरियोटिक में आपने स्पर्म में पढ़ा होगा ना, नीचे फ्लैजिला होता है। यस मैम। हम उसकी बात कर रहे हैं कि यूकैरियोटिक सेल में भी सिलियर फ्लैजिला होता है। पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगी, फिर तुमको इसका स्ट्रक्चर समझ में आएगा, ये सेंट्रोमेयर वाला, ठीक है। तो सिलियर फ्लैजिला की बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल में। तो क्या होता है इसमें? छोटे छोटे प्रोटीन की यूनिट्स होते हैं जो अरेंज होती है, जो तुमको याद रखना है। ये दिख रहा है प्रोटीन की यूनिट्स छोटे छोटे, देख अब ध्यान से देखना। पहले तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसमें, सबसे पहली चीज, ठीक है। अब क्या होता है? प्रोटीन की छोटी छोटी सी जो यूनिट होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स की, वो अरेंज होती है कैसी? ये सर्कल में। ये कितने सर्कल का गुच्छा है बताओ? ये एक सर्कल का गुच्छा है, दूसरा है, ये तीसरा है, कितने हुए टोटल? 9 तो माइक्रोट्यूब्यूल छोटे छोटे गुच्छों में अरेंज हो जाते हैं 9। और ट्यूब्यूल एक सर्कल या 2 सर्कल है, इसलिए हम उसे बोलेंगे डबलेट्स। कुछ नहीं है यार, ये देख बेटा, अगर मैंने स्पर्म बना दिया ना, उसकी बॉडी है, तो ये उसकी टेल है। मैं कुछ नहीं कर रही, मैं इसको
ऐसे काट के तुझे दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। हम यहाँ ऊपर से देख रहे हैं उसको, समझे, माइक्रोस्कोप के अंदर रख हैं। तो मेरे को ऐसे दिख रहे हैं कि दो सर्कल से बने हुए हैं, डबलेट्स बने हुए हैं माइक्रोट्यूब्यूल के कोने में, कितने होते हैं 9, और सेंटर में मुझे क्या दिखाई दे रहा है, 2 सर्कल और दिखाई दे रहे हैं ना, 2 सर्कल का एक पूछा, तो ये सर्कल ए है, ये सर्कल बी, एक दूसरे से दूर है, तो मैं लिख दूं 9+2। यस मैम। 9+2 अरेंजमेंट जो आपको सीलिया और फ्लैजिला में दिखाई देती है, किसकी अरेंजमेंट है ये, माइक्रो माइक्रोट्यूब्यूल क्या है, छोटे छोटे प्रोटीन के गुच्छे, है ना, छोटे छोटे प्रोटीन के धागे से, क्लियर। यो मैम। बहुत बढ़िया। और ये सेट, यार इसकी लेबलिंग याद रखना, इसको सेंट्रल शीट कहते हैं, ये तुमको याद करनी पड़ेगी, सेंट्रल शीट कहते हैं। और ये जो डबलेट्स है वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं थ्रू इंटर डबलेट ब्रिजेस, छोटे छोटे ब्रिजेस से कनेक्ट होते हैं। नीचे एक सेंट्रल स्पोक निकलती है जो इसको सेंटर से कनेक्ट करके रखती है, ठीक है। छोटी छोटी चीजें जो लेबलिंग याद कर लेना। ये डायग्राम आता है, ये डायग्राम देके पूछ लेंगे तुमसे ये किसका डायग्राम है, सीलिया और फ्लैजिला का है, और फॉर्मूला क्या है 9+2। अब आते हैं पीछे, पहले हम कौन सा पढ़ रहे थे, सेंट्रियोल, शाबाश, सेंट्रियोल पढ़ रहे थे। तो अब एक बार सेंट्रियोल को ऐसे काट के देख ले बेटा, अगर सेंट्रियोल को काट के देखेगी ना तो अब तुमको अलग दिखाई देगा। इसमें क्या होता है, इसमें भी वही प्रोटीन के छोटे छोटे माइक्रोट्यूब्यूल के गुच्छे होते हैं, लेकिन इसमें कितने एक साथ लगे हैं, 1 2 3 4 5, हाँ 3 लगे। अब ऐसे आप 9 बना लो, 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इसमें 9 अरेंजमेंट होते हैं। अब ध्यान देना जो मैंने करने वाली हूँ, A B C, मैंने ये जो माइक्रोट्यूब्यूल छोटे छोटे हैं ना प्रोटीन के, इनको मैंने नाम दे दिया A B and C, इतना क्लियर। अब ये छोटे छोटे गुच्छे देखो, पिछले वाले में कैसे अटैच थे, एक सर्कुलर और एक सर्कल एक दूसरे से कैसे अटैच था, थ्रू इंटर डबलेट ब्रिज, यानी कि ये 3 वाले भी एक दूसरे से अटैच होंगे ना। यो मैम। इससे क्वेश्चन बनता है। अगले वाले को भी नाम दे दूं मैं A B C, तो याद रखना C के साथ A अटैच होता है, ये ऐसे अटैच होते हैं, ठीक है। यस मैम। अटैच होता है थ्रू व्हाट, इंटर डबलेट ब्रिज नहीं होता एक्चुअली, हम इसको रेडियल स्पोक ही बुलाते हैं, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी में डायग्राम नहीं दिया ना, तो वो तुमसे इतना स्पेसिफिक तो नहीं पूछेंगे, लेकिन थोड़ा सा अगर आउट ऑफ सिलेबस आया तो ये पूछ सकते हैं किसके साथ कौन कंबाइन हुआ है, तो सी के साथ ए कंबाइन होता है, याद रह जाएगा। यो मैम। होता है होलो, तो अगर मैं इसकी अरेंजमेंट बोलूं तो मैं क्या बोलूंगी, कितने ट्रिपलेट्स है, टोटल नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स आर 9 0 0। तो बस अब तेको अरेंजमेंट याद रखनी है बेटा, सेंट्रियोल में अरेंजमेंट रहेगी 9+0, और सीलिया और फ्लैजिला में 9+2। बस बेटा, बस इतना ही था इसमें, समझे। मूवमेंट तुम सब करोगे तो यही याद रखना है, ठीक है जी, क्लियर। प्लान ध्यान से पढ़ना। सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनेल यूजुअली कंटेनिंग 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल। तो सेंट्रोसोम क्या है, ये जो सेंट्रियोल सिलेंडर की फॉर्म में पड़े हैं ना, स्ट्रक्चर को टुगेदर हम सेंट्रोसोम बुलाते हैं। इट इज अमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। तो इसको हम ऐसे सर्कल सा बनाते क्यों, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है तो उसको ऐसे सर्कल सा क्यों बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको अमॉर्फस सा एक अजीब सा मटेरियल मिलता है बहुत सारी चीजों का, जिसकी वजह से ये एरिया थोड़ा डार्कली स्टेन होगा, लेकिन यहाँ पे कभी भी मटेरियल नहीं होता, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती। एंड ये जो सेंट्रियोल होते हैं ये कैसे लाए होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर वर्ड याद रखना, ठीक। कार्टव्हील लाइक अरेंजमेंट होती है इनकी, ऊपर बनाया ना कार्टव्हील लाइक अरेंजमेंट, जैसे कार्टव्हील समझते हो ना, घोड़ा गाड़ी के टायर जैसा वैसा, ये अच्छा। अगर इतना क्लियर है तो मैं तुमको न्यूक्लियस कराना चाहूंगी, सॉरी साइटोप्लाज्म कराना चाहूंगी, ठीक है। देखो प्लांट्स के अंदर ना ग्रुप होता है और उसका कलर्ड पिगमेंट्स का, उनको अपन कहते हैं प्लास्टिड्स, ठीक है। तो ये ग्रुप है एक बड़ा सा,
इस ग्रुप के अंदर आप डिफरेंट टाइप ऑफ प्लाज्मिड्स पढ़ते हो, जैसे कि प्लास्टिड, सॉरी प्लाज्मिड नहीं प्लास्टिड, ये याद रखना, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट इज वन फॉर्म ऑफ प्लास्टिड, जैसे कि क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। 3 तरीके के प्लास्ट पढ़ने हैं आपको, ठीक है। प्लास्टिड से पीपीपी याद रखना है, क्लियर। यो मैम। बेटा पहला क्वेश्चन यहां से आएगा, प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट्स एंड इन यूग्लिनोइड्स। बेटा ऑल प्लांट्स, कितनी कम जगह है ना जहाँ पे सबको बोला होता है, मोस्टली लिखा होता है ऑलमोस्ट, ये पहली जगह जहाँ पे ऑल पढ़ा है, इंपॉर्टेंट है, लिख लो ऑल प्लांट्स। और यूग्लिनोइड्स, यूग्लिनोइड्स कहाँ पढ़े थे तुमने? मैम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा, है ना। तो यूग्लिनोइड्स में भी आपको प्लास्टिड्स मिलते हैं। माइक्रोस्कोप के अंदर ये आराम से मिल जाते हैं क्योंकि ये लार्ज होते हैं। बेटा इसका फीचर बता रहा है, ये लार्ज है ये, ठीक है। इनके पास स्पेसिफिक तरीके के पिगमेंट्स हो सकते हैं, किसी में नहीं भी होते, पढ़ लेते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट वही होते हैं जिसमें पिगमेंट, क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स होते हैं, ठीक है, जो लाइट को इंटरैक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस में, डिटेल में करेंगे। तो याद रखना क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स है, क्लियर। यस मैम। यस मैम। इन क्रोमोप्लास्ट फैट सोल्यूबल कैरोटिनॉइड्स, जो कैरोटिनॉइड्स होते हैं जैसे जेंथोफिल एंड अदर पिगमेंट, बहुत सारे पिगमेंट्स है ना, तो तुमको सारे नहीं पता, बस एक चीज याद रखना, कैरोटिनॉइड जो होते हैं वो फैट सोल्यूबल होते हैं। इस वर्ड को अंडरलाइन कर लो, स्टेटमेंट वेट्स में आ सकता है। ये प्लांट को नया नया कलर कहते हैं, जैसे अब गाजर वाजर का कलर देखते हो ना, वो इसी की वजह से आता है, ठीक है। अब एक याद रखना है आपको कि जो ल्यूकोप्लास्ट, आपको याद है ल्यूकोसाइट्स, यस ऑल्सो नोन एज WBC का कोई कलर होता था? नो मैम। तो बस इसी वर्ड से ल्यूकोप्लास्ट याद रखना, दैट दीज आर कलरलेस। सबसे पहला तो ये कलरलेस प्लास्टिड है, ठीक है। तो क्या करते हैं, मटेरियल को स्टोर करते हैं, 3 तरीके के मटेरियल को स्टोर करते हैं। कैसे? एलियोप्लास्ट से, इसमें आई आया ना, तो आई से याद रखना ऑयल। तो जो ऑयल को स्टोर करके रखते हैं छोटे छोटे स्ट्रक्चर में, उनको कहते हैं एलियोप्लास्ट। एलियोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। तो बेटा ल्यूकोप्लास्ट 3 टाइप के होते हैं। पहला ऐसा ल्यूकोप्लास्ट जो किसको स्टोर करके रखता है, ऑयल को, उसको बुलाएंगे हम एलियोप्लास्ट। आई से याद रखूंगी। अमाइलो से तो तुमको सेलिवरी अमाइलेस याद आ जाएगा, और वो किसको तोड़ता था? स्टार्च। हाँ स्टार्च, है ना। तो अमाइलोप्लास्ट। बचा क्या है, लास्ट लेयर है, जो आपको वीट की आउटर लेयर में भी मिलते हैं, एलुरोप्लास्ट। एलुरोप्लास्ट इज नथिंग बट ए कोट ऑफ प्रोटीन। तुम कार्बोहाइड्रेट ले आए, फैट आए, तो प्रोटीन भी ले ही आओगे ना, तो ये भूल जाता है। कहाँ गया? एल्यूरोप्लास्ट इज ए प्रोटीन का पोर्शन। अमाइलो से स्टार्च याद रखना, सेलिबरी अमाइलेस, ओके। ये इंपॉर्टेंट था, ये इतना सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है मैथ द कॉलम में, किसका क्या फंक्शन है, क्लियर? यस मैम। ठीक है, ओके। मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आपको पता है ग्रीन पार्ट में मिलते हैं, मेनली मेसोफिल सेल्स के अंदर मिलता है। अभी मैं तुमको एनाटॉमी कराऊंगी ना, तो मेसोफिल सेल्स में तुमको और मजा आएगा, ज्यादा अच्छे से समझ आता है। एनाटॉमी के बाद ना बहुत अच्छे से दिमाग खुल जाता है, क्योंकि तब तक हम प्लांट का बहुत सारा पार्ट कर लेते हैं, उसके बिना दिमाग नहीं खुलता। तो एनाटॉमी जैसी आएगी उस टाइम आपको थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं अलग अलग साइड के हो सकते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे, जहां मैंने बोला ना इस चैप्टर में डेटा आएगा वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, राइट, ओके। ये कितने भी हो सकते हैं, क्लेमिडोमोनास के अंदर आपको 1% मिल सकता है, तो ग्रीन एल्गी में 20 से 40% भी मिल सकते हैं, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं भाई, इसका कुछ नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, पहले तो ये सेल में आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है, डबल, ठीक है। जैसे आपको न्यूक्लियस के अंदर मिली थी, जैसे आपको माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगी। इसके अंदर जो सिक्का है, एक सिक्को को अपन क्या बुलाते हैं, ग्रैन थैलेकॉइड। सिक्कों के पूरे स्टैक को अपन क्या बुलाते हैं, ग्रैनम। एक सिक्कों का स्टैक दूसरे सिक्कों के स्टैक से अटैच होता है, ये छोटे छोटे की तरह, इसको क्या बुलाते हैं, स्टोमा लेमिला, ठीक है, स्टोमा लेमिले, राइट। अब मैं यहाँ पे एक बात बता रही हूँ, इसको लिख लो, ये तुमको फोटोसिंथेसिस में काम आएगी, कि अगर ये थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन है, और मेरे को याद है कि मैं यहाँ से कुछ करती थी, ऐड टू करंट पेज आगे याद है मेरे को, तो ये मेरा स्टोमा लेमिली है, और ये पूरा का पूरा जो बाहर का हिस्सा है, उस बाहर के हिस्सा को अपन क्या बुलाते हैं, स्टोमा, ठीक है।
क्वेश्चन आता है फोटो सिस्टम 1 कहाँ है, फोटो सिस्टम 2 कहाँ है। जो फर्स्ट आता है वो हमेशा सबके सामने दिखता है, तो फोटो सिस्टम 1 थैलेकोइड की मेम्ब्रेन पे भी है और स्टोमा लैमेला पे भी है। फोटो सिस्टम 2 कहाँ है, वो हमेशा थैलेकोइड ये ग्रेनम के अंदर ही मिलेगा सिर्फ, ठीक है। लाइट रिएक्शन कहाँ होते हैं, इनमें लाइट रिएक्शन में, ठीक है। डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, केल्विन साइकिल का स्टोमा में, स्ट्रोमा में। ठीक है। तो ऑल्सो नोन एज C3 साइकिल, समझ आई। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहाँ होती है, स्टोमा लैमेला में सिर्फ, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। समझ आ जाएगा तुमको, टेंशन ना लो, भी लिख लो, समझे, परेशान नहीं हो, क्लियर। इससे ज्यादा तो कहीं नहीं पूछ सकता तुमसे, इससे ज्यादा इसमें कुछ है भी नहीं। जो मैंने पढ़ाया वो इसको पढ़ लेना, इसमें से सारे खत्म हो जाएंगे। याद रखना क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनोमस इन नेचर, यानी इसके पास अपना डीएनए है सर्कुलर, ठीक है। सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है इसके पास। राइबोसोम कौन सा है इनके पास, 70S। 7 सो सेमी ऑटोनोमस है, ये अपना काम खुद कर सकती है काफी हद तक, ठीक है। yes और ma'am, एक लाइन है कि राइबोसोम जो क्लोरोप्लास्ट का होता है वो छोटा होता है सेल के राइबोसोम से, क्योंकि यूकेरियोटिक सेल का राइबोसोम 80S है, ये वाला 70S, ये जी। यस मैम। yes ma'am, माइटोकॉन्ड्रिया मैं रेस्पिरेशन के साथ पढ़ा दूंगी, डोंट वरी। सो विद दिस सेल वाला पार्ट खत्म। बेटा एक एक लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ना,